हाय स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम विंड चाइम्स की जो क्लास 7 की इंग्लिश की बुक है उसका जो लेसन है जेन एयर एट लॉर्ड इंस्टीट्यूशन उसको हम स्टडी करेंगे। अब चूंकि ये जेन एयर एक बहुत ही मास्टरपीस है लिटरेचर का, है क्लासिक नॉवेल्स में मानी जाती है बुक, ये नॉवल, और इसलिए इसके काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं, मतलब पूरी पूरी लैंग्वेज उसमें एक फ़्लो है, तो उसको समझने में वर्ड्स प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। तो वो सारे वर्ड्स जो हैं वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको समझाएंगे आज आपको इस ट्यूटोरियल में। लेकिन साथ ही साथ इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं हिंदी समेत, मतलब इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ये सब आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आपको दूंगा। और इसका जो भी सॉल्यूशन वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप क्लिक करके वेबसाइट पे जाकर और सॉल्यूशंस देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इसको समझाऊंगा ही। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो चलिए ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। और ये जो दिया गया है इसको समझने से पहले हम चलते हैं थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि जो इस नावल की ऑथर हैं शार्लोट ब्रोंटी, तो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं जो दिया गया है बुक में। इसके साथ साथ मैं नावल के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जैसे जैसे इसमें करेक्टर्स आएंगे, इंसिडेंट्स फोल्ड होंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शार्लोट ब्रॉन्टे ये इस जेन एयर नावल की राइटर हैं और 1816 से 1855 के बीच में इनका लाइफ स्पैन रहा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि अराउंड ओनली 39 ईयर्स, काफ़ी लंबा समय इन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी इन्होंने जेन एयर जैसी फेमस नावल इन्होंने दी है। द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ब्रॉन्टे सिस्टर्स में सबसे उम्र में बड़ी, और उन्होंने एक टीचर के तौर पे भी और गवर्नेंस के तौर पे भी काम किया था। टीचर तो आप समझते हैं, गवर्नेंस का मतलब ये है कि कहीं पे जाके वो वहाँ के जो फैमिली हैं या उनके चिल्ड्रन हैं उनकी देखभाल करना, है ना, वो भी एक जॉब हुआ करती थी उस समय। देखिए ये कब लिखी गई, देखिए आगे लिखा गया यहाँ पे कि बिफोर कोलैबोरेटिंग ऑन अ बुक ऑफ पोइट्री विद हर 2 सिस्टर्स, तो अपनी बाकी 2 बहनों के साथ मिलकर उन्होंने पोइट्री पे भी वर्क किया, मिलकर काम किया, मिलकर पब्लिकेशन निकाले। और इसमें इनकी बाकी 2 सिस्टर के बारे में बताया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 6 भाई बहन थे जिसमें से 5 सिस्टर्स थी। और अनफॉर्चुनेटली ये 39 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। और बाकी भी जो इनके जो सिबलिंग्स थे वो सब के सब इनकी, मतलब 39 ईयर्स में ये इनकी डेथ हुई, इससे पहले ही सब के सब खत्म हो गए थे। और इनकी जो 2 सिस्टर्स थी वो तो अपने मतलब 15 साल भी पूरे नहीं कर पाई थी, एंड दे डाइड। ट्यूबरक्लोसिस से ही लगभग लगभग सबकी उसी किसी न किसी रूप, जब आज जैसे हम कैंसर को देखते हैं उसी प्रकार से उस समय ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को देखा जाता था, जो कि जानलेवा होती थी। तो उससे सबका देहांत हो जाता है, ऑल ऑफ देम डाइड। और सबसे लास्ट में 39 ईयर्स की एज में शार्लोट ब्रॉन्टी की डेथ होती है। तो सोचिए कि उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को अपने जीवन में जीते जी सी सॉ देम डाई। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन जो 2 सिस्टर्स पहले इनकी काफ़ी डेथ हो गई थी, बाकी जो दोनों बची थी तो उनके साथ मिलकर इन्होंने 3 सिस्टर्स, तीनों की तीनों राइटर अच्छी थी, इन्होंने अपने अपने पब्लिकेशंस निकाले, तो वही लिखा गया एमिली एंड एन। मतलब उनकी जो बाकी जो 2 सिस्टर्स थी जिनके साथ मिलकर इन्होंने वर्क किया वो एमिली एंड एन। आपने वुदरिंग हाइट्स का नाम सुना होगा, वो एमिली की ही रचना है। हु वर राइटर्स एज वेल, तो वो भी राइटर्स थी। इन 1847 1847 में ब्रॉन्टे पब्लिश्ड द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब ये है कि जो जेन एयर है ना, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। वैसे तो ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब ये होता है कि जब आदमी या कोई राइटर, कोई भी अपनी जीवन में जो कुछ भी घटा होता है उसको स्वयं अपने अपने आप लिखता है उसको, तो वो आत्मकथा हो जाती, ऑटोबायोग्राफी। सेमी का मतलब पूरी तरह से ऑटोबायोग्राफी नहीं है, आधा आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर जेन एयर नॉवल में उन्होंने काल्पनिक इमेजिनरी नेम के माध्यम से अपने जीवन में जो कुछ भी घटा था, वॉट एवर अकर्ड इन लाइफ, उसको उन्होंने इसमें अपने मतलब इमेजिनरी सिचुएशन से दिखाने की कोशिश की है ना। जैसे अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो लॉर्ड इंस्टीट्यूशन में जाती हैं, उनका दाखिला दिलाया जाता है, तो वास्तव में ऐसा उनके जीवन में हुआ था। हाँ, वो इंस्टीट्यूशन लॉर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन था, है ना। और टीचर गवर्नेंस वो वाकई में रही थी अपनी रियल लाइफ में, तो उन्होंने यहाँ पे भी शो किया है। दैट इज़ व्हाट इट इज़, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल आप कहेंगे। और इसका नाम जेन एयर, एयर आप AIR मान लीजिए, उधर जेन एयर अंडर द स्यूडोनिम। देखिए वो अपना उस समय जो सोसाइटी की बात, 1847 की बात है, तो
अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, नोबल फैमिली, जो रिच और जो पुअर थे उनके बीच में एक बहुत ही जैसे हम देखते हैं कास्टिज़्म में देखते हैं किस प्रकार से भेदभाव होता है, खासकर हिंदुइज़्म में। तो उसी प्रकार से उस समय जो अमीरी-गरीबी का बड़ा भेदभाव था, जो एजुकेटेड थे, जिस वो अपने को सिविलाइज़्ड समझते थे, वो सोचते थे कि जो पुअर हैं, अनएजुकेटेड है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है ना? तो उनके ऊपर वो एक प्रकार से सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते थे। तो एक स्टेटस सिंबल लो और हाई का, लोअर का ये सब उस वक़्त था। तो इसलिए जो महिलाएँ थी उन्हें बराबरी का हक नहीं था। तो किताबें लिखें, कोई महिला लिखे, कोई लेडी लिखे तो वो मतलब लोगों से बर्दाश्त नहीं था उतना कि मतलब कोई लेडी भी इतनी आगे बढ़ सकती है। तो पता नहीं हम लोगों की नॉवल कोई पढ़े, ना पढ़े, इज़्ज़त दे, ना दे, तो इसलिए उन्होंने पुरुषों के नाम को इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना करर बेल, तो जेन एयर नॉवल उन्होंने करर बेल के नाम से मतलब अपना नाम नहीं दिया था, उसके नाम से उन्होंने प्रकाशित कराया और ये इमीडिएट हिट हो गई, मतलब बाज़ार में आते ही हिट हो गई। लिटरेरी क्लासिक इसे माना जाता है और उनकी और जो नॉवेल्स थी जैसे शर्ली है, विलेट है, इन सब के ये भी इन्होंने लिखा था। और जेन एयर के जो एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि उस नॉवल से लिए गए हिस्से यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और जेन एयर नॉवल का जो शुरुआती पार्ट है जब उन्हें भेजा जाता है 10 साल की उम्र में स्कूल में, एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे अनाथ बच्चे पढ़ा करते थे ज़्यादातर, तो वहाँ पर इन्हें भेजा जाता है, तो वहाँ से ये लेसन दिया गया है आपको, तो नॉवल के शुरुआती हिस्से का है। तो अब आपको पता चल गया शार्लोट ब्रोंटे के बारे में। और थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको कि शार्लोट ब्रोंटे जैसे मैंने बताया कि उस वक़्त थोड़ा-सा जो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर था वो हाई और लो रैंक का था। तो उस हिसाब से सुप्रीम जो अपने को सिविलाइज़्ड मानने वाले लोग और एक तरफ शार्लोट ब्रोंटे, है ना? जो उस स्टेटस को नहीं बिलॉन्ग करती थी उस वक़्त। तो किस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट विल लेके एंड बीइंग ट्रू टू हरसेल्फ, किस प्रकार से उसके मन में जो है उसको लेके आगे वो बढ़ती है और कंप्रोमाइज़ ना करने के हिसाब से उसे जो सही लगता है वो करने की कोशिश करती है। मतलब शी वांटेड हरसेल्फ टू बी वैल्यूड ऑन इक्वल फूटिंग, है ना? शी डिड नॉट वांट टू लूज़ हरसेल्फ ऑफ बीइंग यूनिक। तो वो सब इस नॉवल में है और इंडिपेंडेंट विल के साथ वो आगे बढ़ती भी है और अंत में वो मैरिज प्रपोज़ल तभी स्वीकार करती है, मैरिज तभी करती है जब वो इक्वल फूटिंग पे आ चुकी होती, खुद एक रिच बन चुकी होती, किसी की तरस और किसी के दया का शिकार वो नहीं होना चाहती थी। तो चलिए जो शुरू में दिया गया था उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। पॉन्डर, पॉन्डर मतलब सोचना, विचारना। द स्टोरी सो फार, तो अभी तक की जो कहानी है वो इस प्रकार से है। विद माई सिस्टर एंड अ हस्बैंड डेड, यानी कि जो मेरी बहन है और उनके पति, उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद वी मस्ट लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो हमें उनके बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी की केयर करना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उसकी देखभाल करना, है ना? लुक आफ्टर मीनिंग आपको स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, डिटेल्ड मीनिंग वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो मैटरनल अंकल थे इसके जेन के, तो वो बात कर रहे हैं कि भाई मेरी बहन की भी डेथ हो चुकी है, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, तो बच्चा तो अनाथ हो गया, मतलब ऑर्फन चाइल्ड। तो हमें आज हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बहन के चाइल्ड की देखभाल करूँ। ये कह रहा है वो किससे? अपनी वाइफ़ से, ठीक है? यानी जो इसकी आंटी जिनकी वो नीस लगेगी, ये जेन। प्रॉमिस मी टू रेज जेन एयर। दरअसल वास्तव में क्या था कि जब इनके जो मामा थे मतलब जेन के, तो वो अपनी मृत्यु से पहले वादा लेते हैं कि मेरी तो डेथ हो रही लेकिन तुम मेरे बाद भी इसका अच्छे ढंग से ख्याल रखोगी। प्रॉमिस मी टू रेज जेन, रेज मतलब यहाँ पे पाल पोस कर बड़ा करना। जेन एयर एज वन ऑफ योर ओन चिल्ड्रन, तो तुम अपने ही बच्चों की तरह से जेन एयर की भी देखभाल करोगी। तो ये उसे प्रॉमिस लेता, प्रॉमिस करती भी है पर प्रॉमिस वो निभाती नहीं है। आई विल, हाँ मैं वादा करती हूँ। जैन वॉज मिस ट्रीटेड, देखिए जैन के साथ क्या था कि उसका जो बचपना था वो एब्यूजिव ट्रीटमेंट से भरा हुआ था और सी वॉज नेग्लेक्टेड, है ना? बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सी हैड ग्रेट विल पावर और वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की थी और वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने में भी विश्वास नहीं रखती थी और बहुत ज़्यादा उस पे तरस खाया जाए वो भी पसंद नहीं करती थी। तो कभी कभी वो इस चीज़ को रिवोल्ट करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सी वॉज मिस्ट्रीटेड बाई अ कैलस, कैलस मतलब ये हो गया कि जिसे दूसरे की फीलिंग का ख्याल ना हो, तो आप रफली बहुत ही कठोरता से बड़ी निर्दयता से पेश आते हैं, तो कैलस। मिसेज रीड, ये उनकी आंट थी।
शी वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरी, सी का मतलब वही जो जेन थी, वॉज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि आप शामिल नहीं करते हो, बाहर रखते हो पार्टिसिपेशन से। कोई फंक्शन हो, कोई कंपटीशन हो, कोई कॉन्टेस्ट हो, मतलब कुछ भी हो तो यू आर नॉट इंक्लूडिंग। एक्सक्लूड का अपोजिट इंक्लूड। फ्रॉम एवरी इंजॉयमेंट इन द फैमिली, फैमिली में कोई भी इंजॉयमेंट का टाइम हो, है ना, खुशी का मौका हो, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, तो फैमिली के सब लोग शामिल होते थे और जेन को उससे दूर रखा जाता था। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार से बेचारी मुंह बनाए हुए है और ये बाकी लोग बैकग्राउंड में खुशियाँ मना रहे हैं। वन डे मिसेस रीड डिसाइड्स टू सेंड जेन टू लॉर्ड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब ये हो गया यहाँ पे स्कूल से मतलब है, तो वो डिसाइड करती हैं कि जेन को वो लॉर्ड इंस्टीट्यूशन में भेजेंगी। इट वाज अ चैरिटी स्कूल। चैरिटी स्कूल का मतलब ये है कि वो लोगों के दान से, पैसे से, एड से, सहायता से स्कूल चलता था। लोग कंट्रीब्यूट करते थे, जो सक्षम लोग थे, बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, है ना, वो लोग। रन बाय, और इसकी देखभाल करता था मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, इसका इंचार्ज था। दिस इज़ द गर्ल, यही वो लड़की है। हाउ ओल्ड वाज शी, कितनी उम्र है इसकी? 10 साल की है। तो वो 10 साल की उम्र की थी जब उसे वहाँ ले जाया गया। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि वो यहाँ वहाँ पे 8 साल तक रहती हैं और उस दौरान वो एक टीचिंग की भी जॉब करती हैं और अपनी स्टडी भी करती हैं। आर यू ए गुड गर्ल, क्या तुम अच्छी लड़की हो? ये पूछ रहा है ब्रोकलहर्स्ट। द लेस सेड अबाउट डैट द बेटर, जितना ही कि मतलब इसके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। यहाँ पे द लेस सेड अबाउट दैट द बेटर, यानी इसके बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो ही ठीक है। आई कुडंट हैव फाउंड ए स्कूल मोर सुटेबल फॉर जैन, तो उसने कहा कि इस जैन के लिए मुझे इससे बढ़िया तो कोई स्कूल नज़र नहीं आया। अब देखिए आप, वो एक चैरिटी स्कूल में लेके जा रही है, जबकि उसके पास पैसा था वो उसे एक अच्छे स्कूल में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो इसकी आंट होती है मिसेस रीड, वो अपने बाकी बच्चों को लाड़ प्यार में बिगाड़ देती है और जेन के साथ ऐसा बर्ताव करती है। इंडीड मैडम, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैडम, आप सही कह रही हैं कि जेन के लिए इससे अच्छा स्कूल तो कोई हो नहीं सकता। मतलब वो अपने आप मगन हो रहा है कि देखो मैं कितना बढ़िया स्कूल चलाता हूँ। जेन हैज़ ए टेंडेंसी टू डिसीव, ये टेंडेंसी मतलब ये होता है कि आपको क्या करने का मन करता है, आपकी सोच किस तरफ को जाती है, वही आपकी टेंडेंसी है। डिसीव का मतलब आप जानते हैं, चीट करना, धोखा देना। शी मस्ट बी क्लोजली वॉच्ड, देखिए उसकी तस्वीर कैसे फेस कर रही है। उसकी आंट उसे ये बता रही है कि जेन के जो आदत है वो धोखा देने की है, वो झूठ बोलती है, चीटिंग करती है। शी मस्ट बी क्लोजली वॉच्ड, और उस पर नज़र रखी जानी चाहिए। क्लोजली मतलब नज़र रखी जानी चाहिए। आई विश, आई विश का मतलब काश, हर टू बी ब्रॉट अप मॉडेस्टली एट लाउड, मतलब वो कह रही है कि मेरी ये इच्छा है कि इसका जो यहाँ पे देखभाल हो, ब्रॉट अप का मतलब इसका जो यहाँ पे मतलब इसको जो देखभाल हो उसका, जो आगे आप लोग केयर करेंगे, मॉडेस्टली होनी चाहिए। मॉडेस्टली का मतलब ये है कि सिंपल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है इसके ऊपर, है ना, बहुत मतलब बहुत लग्जरी में भी नहीं रखना है, बहुत ध्यान भी नहीं देना है, बहुत सिंपल से समझना है। मतलब डोंट केयर मच अबाउट हर एट लाउड स्कूल, तो इस स्कूल में इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना, क्लोजली वॉच करना है, धोखेबाज है और इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके स्टूडेंट्स में ही बहुत ज़्यादा। शी विल बी ब्रॉट अप जस्ट एज यू वाज, ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं मिसेस रीड। मिसेस रीड जो है वो कंट्रीब्यूट भी करती थी इसमें ना, शी वॉज बेनिफैक्ट्रेस ऑफ दिस स्कूल। तो भाई ब्रोकलहर्स्ट हाँ में हाँ मिला रहा था। वन डे मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट विजिट्स लाउड स्कूल, तो एक दिन वो लाउड स्कूल में आता है, मतलब रोज़ नहीं आता था। ओह वाई इज़ ही हियर, अरे वो यहाँ क्यों आया है? देखिए बच्चों में घबराहट है, बच्चों का मुंह लटका हुआ है। जेन ड्रेडेड, ड्रेडेड मतलब होता है जिससे आपको डर लगे, भय लगे, यू फील फियर। जेन ड्रेडेड दिस मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्षण। जब भी ब्रोकलहर्स्ट स्कूल में आता था उस वक्त और बच्चों की तरह ये भी डर जाती थी। ड्रॉप हर स्लेट, तो उसने डर के मारे उसके जो स्लेट थी वो छूट कर गिर गई उसके हाथ से। हाउ केयरलेस कम टू द फ्रंट, अब देखिए यहाँ पे इसकी भाषा देखिए, हाउ केयरलेस, तुम कितनी केयरलेस हो, कितनी लापरवाह हो। कम टू द फ्रंट, सामने आओ, फ्रंट मतलब सामने। आई हैव समथिंग टू से अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और बच्चों को। शी लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी चाइल्ड,
ये एक साधारण बच्ची जैसे दिखती है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। अब देखिए ये स्कूल में सारे बच्चों के सामने उसको फ्रंट में बुलाकर स्टूल पे देखिए किस प्रकार से खड़ा किया गया। अब देखिए छोटी बच्ची है, क्या गुज़र रही होगा, अभी 10 साल की उम्र है इसकी। तो इससे पता चलता है कि ब्रोकलहर्स्ट जो है वो कैलस प्रकार का और बहुत ही सेंसिटिव नहीं था बच्चों को लेके। और वैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ब्रोकलहर्स्ट जो है वो दोगले किस्म का आदमी था। यहाँ पर वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन देता था कि मतलब क्रिश्चियनिटी प्रिंसिपल के अनुसार बहुत ही सिंपल रहना चाहिए, लग्जरी में नहीं रहना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए और टॉलरेंट होना चाहिए और बहुत ही सिंपल लाइफ लेनी चाहिए। जबकि वो खुद ही हेर-फेर करके पैसे में और अपनी लाइफ को काफ़ी लग्जरी देता है, फैशनेबल कपड़े पहनाता है और यहाँ पे वो इस तरह से दिखता था। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये ऐसी सीधी-सादी लड़की नहीं है। हाउ शॉकिंग! तो देखिए यहाँ पे जो और बच्चे हैं ना, वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, शॉकिंग मतलब कितने आश्चर्य की बात है। हम लोग तो इसे अच्छा समझते थे, ये इतनी गड़बड़ लड़की है इस तरह से। घोष! तो ये सब स्लैंग्स हैं, मतलब जब कहते हैं कि जब काफ़ी सरप्राइज़ आप फ़ील करते हो ना, हे भगवान! हम तो इसको क्या समझते थे, तो क्या निकली इस टाइप से। एवरीवन अवॉइड हर, कोई भी इससे बात नहीं करेगा, इससे दूर रहेगा, अवॉइड करेगा, मतलब इसको नज़रअंदाज करेगा, इग्नोर करेगा। ये है आस-पास, इससे कोई फ़र्क किसी को पड़ना नहीं चाहिए, यानी कोई बात ही ना करे। चूँकि इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, इसलिए मैं कैमरे मतलब आप मुझे ऑफ़ करना पड़ा है। जब लाइट आएगी, मैं ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जब लाइट आएगी तो फिर मैं आपको कैमरे में नज़र आऊँगा। टीचर्स वॉच हर, और अध्यापक भी इस पर ध्यान दें, नज़र रखें। हर काइंड आंट टोल्ड मी, इसकी जो बड़ी दयालु, देखिए आंट की तारीफ़ कर रहा है कि उसकी आंट कितनी कृपालु थी, कितनी दयालु थी, कितनी अच्छी थी। टोल्ड मी दैट शी इज़ अनग्रेटफुल, ये अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल का मतलब ये होता है कि आप जिसके साथ अच्छा करो तो वो आपके साथ बुरा करे, आपके उपकार को ना माने। आप उसके लिए अच्छा करो तो उसका वो उसको एप्रिशिएट ना करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ ना हो, थैंकफुल ना हो, दैट इज़ कॉल्ड। ये बहुत ही अनग्रेटफुल है, मतलब दुर्भाग्यशाली लड़की है, झूठ बोलती है। नो वन इज़ टू टॉक टू हर, कोई इससे बात नहीं करेगा रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन। बच्चे भाई कैसे बात करेंगे, है ना? टीचर से बच्चे घबराते हैं। तो ये आगे देखिए यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट हाउ जेन एंड्योर्स दिस एक्यूजेशन। देखिए एंडोर्स मतलब होता है सहना। तो ये जो अपराध, ये जो इसके ऊपर आरोप लगा, एक्यूजेशन का मतलब ये होता है कि कोई ब्लेम, कोई चार्ज आप उसके ऊपर लगा देते हो कि हाँ तुमने गलत काम किया है ना? अब उसने किया है कि नहीं किया है, बट आपने कह दिया, 4 लोगों ने सुन लिया, तो लोग तो समझते हैं ना कि उसने गलत किया होगा। इन द बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे बच्चे जाते हैं और रहते भी हैं, रेसिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल था, यहीं पे खाते पीते थे वो लोग, यहीं पे पढ़ते थे। मतलब पीछा छुटाने के लिए तो वहाँ ले जाकर डाल देती है लॉ इंस्टीट्यूशन में, और ये भी सोचती कि चलो कोई बात नहीं, एक चेंज मिलेगा, रूटीन लाइफ जो घर में बिताती थी। तो चलिए अब हम यहाँ से मेन जो टेक्स्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। एयर, यहाँ एयर जो है वो उस समय की इंग्लिश में बिफोर के लिए यूज होता था। एयर द हाफ और एंडेड 5 o'clock स्ट्रक स्कूल वर डिसमिस्ड। तो आधा घंटे पहले जब 5 बजे स्कूल ख़त्म हो गया, एंड ऑल वो गॉन्ट इन टू द रेफेक्ट्री। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, मतलब ऐसा रूम जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें सर्व की जाती हों किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में। तो वो लोग चाय के लिए चले गए। अब इसको तो सज़ा मिली थी, स्टूल पे खड़ा किया गया था, कोई किसी से बात नहीं करेगा इससे। वैसे जेन एयर पे काफ़ी फ़िल्में बनी हुई हैं, आप यूट्यूब पे जाके ढूँढ के उनको देख सकते हैं, और मुझे कोई अच्छा लिंक मिला तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको वो दे दूँगा। इट वाज डीप डस्क, डस्क का अपोजिट होता है डॉन। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुबह के पहले का जो भोर का समय होता है वो डॉन हो गया, और डस्क का मतलब एकदम रात होने से पहले जो शाम का समय है वो डस्क हो गया। तो डीप डस्क मतलब अंधेरा छा रहा था, और सब लोग तो चले गए टी के लिए, बेचारी वहीं स्टूल पे थी। आई रिटायर्ड इनटू ए कॉर्नर, फिर वहाँ से वो एक कॉर्नर में चली गई। देखिए रिटायर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रिटायर का मतलब होता है कि आप जहाँ से आए थे या तो वहाँ चले जाइए, या आप कहीं खसक के किसी जगह मूव कर जाइए, है ना? तो वो सब रिटायर में आएगा। तो मैं चुपचाप खसक के एक कोने में चली गई, एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बैठ गई। द स्पेल, स्पेल वैसे तो अगर आप इसका मीनिंग ढूंढोगे तो पता चलेगा कोई जादुई असर, मैजिकल इफेक्ट। तो कोई ऐसा इफेक्ट या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी फीलिंग्स या कुछ भी, मतलब आपका आइडिया हो, तो जिसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, है ना? जिसका आपकी सोच पर असर हो, आपके मन पर असर हो, तो वो यहाँ पे स्पेल है। द स्पेल बाय विच, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में मास्टरपीस है लिटरेचर का, तो निश्चित है कि आपको वर्ड्स को ठीक से समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी आप
अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे। वैसे तो समरी स्टोरी तो आपको पता ही होगी, बट इफ़ यू वांट टू स्टडी वेल देन फॉलो मी। बाय विच आई हैड बीन सो फार सपोर्टेड, मतलब वो स्पेल, वो इफ़ेक्ट जो अभी तक मेरी सोच पर हावी था, जो मैं अभी तक सोचती थी, कहने का मतलब ये है ना? जिसने मुझे अभी तक सपोर्ट किया हुआ था। सपोर्ट करने का मतलब जब मैं इस स्कूल में आई, तो मैं कुछ सोच कर आई थी। अगर आप कहीं पे टिकते हो, तो कोई सोच बना के टिकते हो ना। अगर वो सोच अगर आपकी सोच को कोई हर्ट करे, तो फिर आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कुछ सोच के आई थी कि मैं इस हिसाब से रहूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, है ना? वो सारे का सारा जो स्पेल था कि इस स्कूल में और लोगों के साथ जो कुछ वो एक रेपो बना पा रही थी, बिगेन टू डिज़ॉल्व। डिज़ॉल्व का मतलब होता है टूट जाना, ख़त्म हो जाना, मेल्ट हो जाना। तो वो स्पेल, वो मैजिकल इफ़ेक्ट, वो सोच जो अभी तक लेके मैं इस स्कूल में चल रही थी, वो ख़त्म होने लगी। और बताइए, कहीं पर आप कैसे टिक पाएँगे जब आपको आपकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट ना मिले वहाँ पर। तो जो इसकी इनर स्ट्रेंथ थी, जिसके सहारे वहाँ पे टिकी हुई थी, वो सब टूट रही थी। रिएक्शन टुक प्लेस, अब उसके रिएक्शन का मतलब होता है कि उसकी फीलिंग में असर शुरू हो गया, है ना? वो सोचने लगी चीज़ों को, तो उसके इमोशंस में चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि उसको एक्यूज़ किया गया था। वो स्लेट गिर गई थी बस उसी को बहाना बना के। तो सोच रहा था ना कि कैसे बहाना मिले तो इसको थोड़ा-सा पनिश किया जाए, उसकी आंट को खुश करने के लिए। रिएक्शन टुक प्लेस, उसके मन में अब फीलिंग्स में चेंजेज़ आने शुरू हुए। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में, ग्रेट, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना? तो कोई चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, यहाँ पे इमोशंस की फीलिंग्स की बात हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स में रिएक्शंस आने शुरू हो गए। अब उसके ऊपर वो फीलिंग हावी होने लगी, वो सोच हावी होने लगी। बहुत ज़्यादा वो इमोशनल फ़ील करने लगी, दैट इज़ कॉल्ड ओवरवेलमिंग, मतलब उमड़-उमड़ कर उसके अंदर भावनाएँ आ रही थी। बेचारी रोने लगी होगी। वॉज़ द ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुःख, दैट सीज़्ड, सीज़्ड का मतलब होता है जकड़ लेना, अपने वश में कर लेना। तो उसके मन में रोते-रोते ख़्याल आ रहे थे, वो सोच रही थी बार-बार कि मुझ पे आरोप लगाया गया, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे लोगों के बात करने के लिए मना किया गया, उम्र में वो छोटी थी। वो सारे ख़्याल ओवरवेलमिंग हो गए, उनसे पूरे मन में भर गए उसके, मतलब उसे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। दे ओवरपावर्ड हर, है ना? मी दैट आई सैंक प्रोस्ट्रेट, मतलब उसके बस में हो गई कि अ, यहाँ पे उसने आई और मी, वी, ये सब सारी चीज़ें यूज़ की हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, मतलब मेन कैरेक्टर भी है इसके साथ-साथ, और साथ ही साथ वो फर्स्ट पर्सन में चीज़ों को, अपने साथ क्या-क्या हुआ, वो बताते हुए इस नॉवल में आगे बढ़ती हैं। दैट आई सैंक प्रोस्ट्रेट, सैंक का मतलब होता है जैसे एकदम धड़ाम से बैठ जाना या गिर जाना, कि जो भी मेरा वो जो सोच थी, जिस सोच को लेके मैं इस विद्यालय में आई थी, वो टूटने लगी और मेरी फीलिंग्स मुझ पर हावी होने लगी। और मैं धड़ाम से, मतलब मैं सैंक करती हुई, प्रोस्टेट मतलब जैसे, मतलब टू लाई फ्लैट, ज़मीन पे जैसे लेट सी गई, विद माई फेस टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे उसकी तरफ उसका फेस था, नीचे की तरफ। नाउ आई वेप्ट, और वो उतने ओवरवेलमिंग हो गई उसकी फीलिंग्स की, वो रोने लगी। हेलेन बर्न्स वाज नॉट, देखिए हेलेन बर्न का नाम आप ज़रूर याद रखिए, वाज नॉट हियर, हेलेन बर्न्स भी यहाँ नहीं थी। हेलेन बर्न्स इसकी फास्ट फ्रेंड थी। और हेलेन बर्न्स के साथ क्या था कि वो क्रिश्चियनिटी डॉक्ट्रिन्स के, जो कि टॉलरेंस और फॉरगिवनेस को बढ़ावा देते हैं, मतलब जो ईसाई जो सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन्स, उनको बहुत ही फॉलो करती थी, और वो माफ़ कर देने में विश्वास रखती थी, रिएक्शन शो नहीं करती थी। एक मिसेज़ स्क्रैचर्ड, है ना, मैडम थी, वो बहुत इसको प्रताड़ित करती थी, मिसेज़ स्क्रैचर्ड। वो जब आप फ़िल्म देखेंगे या स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हेलेन बर्न्स को, लेकिन वो माफ़ कर देती थी। कहती थी कि ईश्वर सज़ा देगा इनको, है ना? ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तो इस टाइप से वो तब बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जेन इस टाइप की लड़की नहीं थी। शी वांटेड टू फेस द रियल सिचुएशंस। वाज़ नॉट हियर, वो भी यहाँ नहीं थी। नथिंग सस्टेन्ड मी, सस्टेन मतलब होता है सपोर्ट, कोई चीज़ आपको सपोर्ट करे, सस्टेन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह नाश्ता करके आते हो तो इंटरवल तक आपको सपोर्ट करता है, यानी सस्टेन करता है। फिर आप टिफ़िन लेके खा लेते हो तो अगले 4 पीरियड तक वो टिफ़िन जो आपने खाया है, भोजन किया है, वो आपको सस्टेन करता है। दीवालें होती हैं ना, 4 दीवालें हैं तो उसके बाद छत होती है, छत को 4 दीवारें सपोर्ट करती हैं, सस्टेन करती हैं। उसी प्रकार से हमारे मन की जो फीलिंग्स होती हैं वो हमें सस्टेन करती हैं।
लेकिन वही फीलिंग जब टूटने लगेगी, हमारी हिम्मत छूटने लगेगी, तो हम कैसे अपने को सस्टेन करेंगे? और उसी समय फिर लोग सुसाइड वगैरह करते हैं और मतलब हिम्मत हारने लगते हैं और फिर वो बैक होना शुरू होते हैं, विथड्रॉ करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। तो सस्टेन आप फीलिंग्स को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कोई नहीं था जो मुझे सपोर्ट करता, मुझे इस समय कंसोल करता, मुझे समझाता, मुझे ढाँढस बनाता। लेफ्ट टू माई सेल्फ, ये कोई नहीं था, तो मैंने लेफ्ट टू माई सेल्फ मतलब तो मैंने अपने आप को अपने ही हवाले कर दिया। एक प्रकार से कहा जाए कि मैंने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। कोई नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला। आई अबैंडन्ड, अबैंडन मतलब छोड़ देना, टू गिव अप माई सेल्फ, मैंने अपने आप को छोड़ दिया, ऐसी पड़ गई, कुछ नहीं, बस रोए जा रही, जो फीलिंग्स आ रही हैं बस उसी को वो महसूस कर रही है। एंड माई टीयर्स वाटर्ड द बोर्ड्स, बोर्ड्स का मतलब ये है कि इसका मतलब जो फर्श था वो लकड़ी का बना रहा होगा, है ना? लकड़ी के जो पल्ले होते हैं, प्लैंक्स होते हैं, उनसे बना रहा होगा, और टीयर्स उसके गिरने लगे। और वाटर का मतलब वाटर्ड, ये देखिए यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ईडी लगा है। तो पानी, आँखों से गिरने वाले आँसू पानी बनकर बोर्ड पे नज़र आ रहे थे। आई हैड मेंट टू बी सो गुड, आई हैड मेंट मतलब यहाँ पे हो गया कि मैं ये सोचती थी, मेरा मन था, मैं ये करना चाहती थी, मैं ये सोच के आई थी, मेरी फीलिंग्स ऐसी थी, टू बी सो गुड, कि मैं इतनी अच्छी लड़की बन के रहूँगी यहाँ पर। मतलब वही जो स्पेल जो मैंने अभी आपको बताया था ना, कि वो जो एक उम्मीद लेके आई थी, जिसके सहारे वो इस स्कूल में अभी तक चल रही थी, वही उसका स्पेल था, उसी के इफ़ेक्ट में वो थी। एंड टू डू सो मच एट लाउड, और मैं लाउड में बहुत कुछ करूँगी, दैट वाज द स्पेल। टू मेक सो मैनी फ्रेंड्स, बहुत से दोस्त बनाऊँगी, क्योंकि वो घर से आई थी तो सोची थी कि चलो जो गेट सेट, मतलब जहाँ वो रहती थी, जो जगह, बंगला गेट सेट, तो वहाँ से वो आई थी, तो वो सोची थी कि कम से कम यहाँ पर मैं एक नई लाइफ शुरुआत करूँगी। टू अर्न रिस्पेक्ट, और लोगों के रिस्पेक्ट को भी मैं अर्न करूँगी। अर्न का मतलब होता है कमाना, रास्ते में मिल नहीं जाना। तो जब आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो अर्न रिस्पेक्ट। एंड विन अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है कि वहाँ के टीचर्स उसको प्यार करेंगे, तो प्यार जो है यहाँ पे अफेक्शन है, स्नेह है ना। आप भी तो, आपको फैमिली भी तो आपको अफेक्शन, योर फैमिली लव्स यू, दैट इज दे गिव देयर अफेक्शन टू यू। ऑलरेडी आई हैड मेड विजिबल प्रोग्रेस, और मैंने विजिबल प्रोग्रेस की भी थी। विजिबल मतलब जो दिखाई दे, प्रोग्रेस का मतलब आपने कितना आगे अचीव किया है, उन्नति की है। तो मैंने काफ़ी कुछ अच्छा वर्क भी करके दिखाया। दैट वेरी मॉर्निंग, यहाँ वेरी का मतलब होता है उसी सुबह। दैट वेरी मॉर्निंग आई हैड रीच द हेड ऑफ माई क्लास, उसी सुबह जिस दिन ये घटना घटी थी, मैं अपने क्लास, हेड ऑफ द क्लास का मतलब ये हो गया कि मैं क्लास के सामने तक गई। मिस मिलर हैड प्रेज्ड, वहाँ के टीचर हैं, मिस मिलर हैड प्रेज्ड मी वार्मली, उन्होंने मेरा, वार्मली मतलब होता है कि जैसे डल, एकदम मध्यम सा, आओ बैठ जाओ, आओ आओ बैठो। तो गर्मजोशी के साथ जब आप फीलिंग के साथ जब किसी को वेलकम करते हो, उससे बात करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड, उसमें वार्मथ होती है, एक लगाव होता है आपसे, कि वो हाँ सच में वो हमसे बात करना चाहता है, तो वो वार्मली। तो बड़ी गर्मजोशी के साथ उसकी उन्होंने तारीफ़ की थी। वेरी मॉर्निंग, दैट वेरी मॉर्निंग, वो उसी सुबह, यहाँ पे वेरी मतलब उसी सुबह की बात है। मिस टेम्पल, दूसरी टीचर थी मिस टेम्पल, हैड स्माइल्ड अप्रिसिएटिवली, जब वो मिस मिलर उसकी तारीफ़ कर रही थी, तो मिस टेम्पल भी मुस्कुरा रही थी देख के। देखिए मिस यहाँ लिखा गया है क्योंकि ये टीचर्स मैरिड नहीं थी। हैड स्माइल्ड अप्रिसिएटिवली, देखिए अप्रिसिएटिवली का मतलब ये है कि जब आप किसी की कद्र करते हो, किसी की तारीफ़ करते हो, हाँ हाँ बढ़िया है, ठीक है, हाँ, तो आप एग्री करते हो, तो वो अप्रिशिएट करना हो गया। शी हैड तो मिस मिलर तारीफ़ कर रही थी, मिस टेम्पल भी मिस मिलर की तारीफ़ को एग्री कर रही थी कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। शी हैड प्रॉमिस टू टीच मी ड्राइंग, बल्कि उन्होंने मुझे जो मिस टेम्पल थी, मिस टेम्पल हैड स्माइल्ड, अब शी का मतलब यह है कि या तो मिस मिलर या मिस टेम्पल मुझे ड्राइंग सिखाने का भी उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें ड्राइंग भी सिखाऊंगी। एंड टू इवन लेट मी लर्न फ्रेंच, और मुझे फ्रेंच भी उस सीखने में मदद करेंगी। लेट मी लर्न का मतलब मुझे फ्रेंच सीखने देंगी। आई वॉज ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो वेल रिसीव्ड बाई माई फेलो पीपल्स, अभी वो बता रही है कि मेरी क्या स्थिति थी। यही सब स्पेल है जो टूट गया था उस दिन जब उसे एक्यूज़ किया गया, बेवजह के लिए उसको सज़ा दी गई। तो मेरे जो फेलो पीपल्स थे, मतलब जहाँ मैं स्कूल में गई,
तो वहाँ पे और जो स्टूडेंट्स थे वो सब भी मुझे अच्छा सा वेलकम किया उन्होंने एंड ट्रीटेड एज एन इक्वल, और मुझे बराबरी का दर्जा दिया। ऐसा नहीं कि तुम नई हो या तुम मतलब अ, मतलब कोई मतलब उसमें भेदभाव वाली बात है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दोज ऑफ माई ओन, जो मेरी उम्र के लोग थे, बच्चे थे, सब ने मुझे वेलकम किया, मुझे इक्वली ट्रीट किया। दे वर आल्स दे हैप्पीली रिसीव्ड मी। नाउ हेयर आई ले। तो ये वो बता रही है कि उसी मॉर्निंग ऐसी-ऐसी मतलब घटनाएँ घटी थी और बच्चे भी मुझे लाइक करते थे। मेरी ओन एज के बच्चों ने मुझे इक्वली मुझे रिसीव किया था। और फिर उसके बाद देखिए कॉन्ट्रास्ट बता रही है कि अब क्या हो गया। नाउ हेयर आई ले, और अब ये स्थिति ये है कि मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ। अगेन क्रश्ड एंड ट्रोडन। देखिए अगेन का मतलब ये है कि उसके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। अब अगेन मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि जो उसकी फैमिली जब वो अपनी आंट के साथ रहती थी तो वहाँ जो उसके साथ बिहेव करते थे लोग, तो उस समय वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रश्ड फ़ील करती थी कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, मुझे दबा के रखा जाता है। तो शायद इसलिए वो यहाँ कह रही है कि मुझे फिर से अकेले वो सब मेरे साथ हो रहा है जो वहाँ होता था। क्या होता था? क्रश्ड एंड ट्रोडन। ये ट्रेड से बना है ट्रोडन, मतलब पैर रख के कुचल कर चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। तो टोडन, क्रस्ट का मतलब जैसे किसी को निचोड़ दिया हो पूरी तरह से, उसका पूरी हिम्मत निकल, यहाँ का मतलब ये है क्रस्ट एंड टोडन का मतलब होता है कि उसकी हिम्मत टूट गई थी, उसकी खुशियाँ ख़त्म हो गई थी, मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत फीलिंग हैप्पी करती थी, तो टूटी हुई, हारी हुई, हिम्मत एकदम ख़त्म, है ना? तो क्रश्ड एंड टोडन मतलब ये है। कुड आई एवर राइज़ मोर, क्या अब मैं कभी फिर से आगे बढ़ पाऊँगी? क्या उठ पाऊँगी? कहने का मतलब ये है कि ऐसी घटना जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया कि मैं इस स्कूल में आगे कैसे पढ़ूँगी जब यहाँ पे इस तरह के मतलब ब्रोकन हार्ट जैसे लोग हैं, तो आगे एक डर बना रहेगा। मुझे कभी फिर फँसाया जा सकता है, इस तरह से मुझे झूठा करार दिया जा सकता है। मुझे चीट कहा गया, मुझे कहा गया कि लड़की जो है वो अनग्रेटफुल है। और बच्ची थी। अभी आप ही की कोई क्लास में इंसल्ट कर दे तो आप कैसा फ़ील करेंगे, है ना? तो उस टाइप से। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज़ शी मीन बाय राइज़ मोर? तो राइज़ मोर से उसका मतलब ये है कि मेरी हिम्मत टूट चुकी है, क्या मैं अब इस स्कूल में कुछ अच्छा कर पाऊँगी? है ना? क्या मैं सिर उठा के चल पाऊँगी? क्या लोग मुझसे बात करेंगे? क्या मेरे फ्रेंड बनेंगे? मुझसे फ्रेंडली ट्रीटमेंट होगा? क्या मैं अब ये जो मेरे पे आरोप लगा है कि मैं चीट करती हूँ, मैं अनग्रेटफुल हूँ, क्या इससे मैं इस सिचुएशन से आगे निकल पाऊँगी? वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। नेवर, और फिर जवाब भी दे रही है अपने आप को, नहीं मैं अब बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, मैं अब कभी भी इस सिचुएशन से आगे नहीं निकल पाई। आई थॉट एंड अर्जेंटली विश टू डाई, और जब ऐसा होता है कि दुनिया ख़त्म है, मैं दुनिया में मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये उनके साथ होता है जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, जो कोई भी गलत काम करना नहीं चाहते और उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो फ़ील करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। आई थॉट, क्योंकि लोग नाम के लिए जीते हैं, नाम खराब तो लगता है दुनिया में जीना बेकार। आई थॉट एंड अर्जेंटली विश टू डाई, और अर्जेंटली मतलब ये होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपकी होती है ना, बहुत मजबूत इच्छा। तो मैंने सोचा और मेरी इच्छा हुई कि मैं मर जाऊँ। देखिए, ऐसी बच्ची सोच रही है, अब कोई उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं, ना माँ बाप नहीं, आंट भी, उससे भी कोई भरोसा नहीं, ब्रोकलहर्स्ट वहाँ का इंचार्ज है ना, वो भी इस टाइप का आदमी है। व्हाइल आई वाज सॉबिंग, जब मैं सिसक रही थी, समवन अप्रोच्ड, कोई मेरे पास आया। आई स्टार्टेड अप, देखिए स्टार्टेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि स्टार्ट हो गया, मतलब जिस सिचुएशन में बैठी थी तो थोड़ा सा एक्टिव हुई, अपने आसपास की सिचुएशन को लेके अवेयर हुई और थोड़ा सा अपने को संभालने लगी नॉर्मल सा दिखने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टार्टेड अप। तो फेडिंग फायर सोड हेलन बर्न्स, फेडिंग फेडिंग मतलब हल्का होता हुआ, फायर मतलब आग। तो भाई उस समय मसाले जला करती थी या लालटेन जला करती थी तो उससे रोशनी हुआ करती थी, है ना? आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं थी इस तरह से। तो वो मान लीजिए कि कोई आ रहा है तो जहाँ पे मसाल जल रही होगी, जैसे लालटेन यहाँ दिखाई गई है, जो भी रोशनी का वहाँ पे अरेंजमेंट रहा हो, तो कोई व्यक्ति दूर से आएगा तो इसकी जो रोशनी है वहाँ पे कम जा रही होगी। जब इसके नज़दीक आता जाएगा तो रोशनी में वो ज़्यादा साफ नज़र आएगा, तो जो दूर से आ रहा है तो यहाँ से लाइट वहाँ फेड करती हुई है, तो इसलिए कहा गया कि फेडिंग फायर्स में, लाइट में, रोशनी में कोई आता दिखाई दिया। हाँ, हेलेन बर्न दिखाई दी, कमिंग अप द लॉन्ग वैकेंट रूम। अब चूँकि वहाँ अकेली थी तो उस खाली कमरे में वो आई, वहाँ पे उसके पास शी हैड ब्रॉट माई कॉफ़ी एंड ब्रेड, वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई थी, ब्रेड लेके आई थी।
इस दुनिया में अगर आपको कोई सच्चा दोस्त है जो आपको बहुत मानता है, आपकी बहुत केयर करता है, वास्तव में जीवन बहुत आसान हो जाता है। समझे आप? तो हेलन बन इसकी ऐसी दोस्त थी। कम ईट समथिंग, आओ कुछ खा लो। शी सेड बट आई पुट बोथ अवे, मैंने पुट बोथ का मतलब दोनों, दोनों मैंने ऐसे सरका दिया, मतलब हटा दिया। फीलिंग एज इफ अ ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब बूंद, क्रम का मतलब टुकड़ा, वुड चोक, चोक का मतलब होता है घुटन से महसूस होना, मतलब दम घुटना, मतलब जैसे मुझे लगा कॉफ़ी की एक बूंद मैं पी लूँगी तो मेरा दम घुटेगा, गले के नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि बहुत फील हर्ट हार्ट फील कर रही है ना। और क्रम का मतलब ब्रेड का टुकड़ा मैं खाऊंगी तो मेरे गले के नीचे जाएगा नहीं। जब आपका मन खराब होता है तो आपको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आई कंटिन्यू टू वीप अलाउड, और मैं बल्कि तेज तेज से रोती रही। हेलन सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, हेलन भी ग्राउंड पर बैठ गई, नियर मी, मेरे पास, एम्ब्रेस्ड। जैसे एम्ब्रेस का मतलब होता है कि आप बाहों में ऐसे, मतलब किसी को गले लगाना या बाहों में भर लेना। हर नीज, तो उसने जो अपने घुटने थे, मतलब घुटने अपने ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो अपने घुटनों को ऐसे ला के ऐसे कर लिया उसने अपनी बाहों से। रेस्टेड हर हेड, रेस्ट का मतलब यहाँ पे टिका देना एक प्रकार से। अपना सिर उसने वहाँ पे टिका दिया। हर हेड अपॉन देम एंड सैट साइलेंटली, और फिर वो चुपचाप बैठी रही। जैसे यहाँ पे जो सिचुएशन देख रहे हैं एक प्रकार से हेलेन की सिचुएशन ये है, जबकि यहाँ पे हेलेन ये है, ये तो बेचारी रो रही। आई वॉज फर्स्ट टू स्पोक, तो काफ़ी देर लोग चुपचाप बैठे रहे तो मैंने पहले बोलना शुरू किया। हेलन, वाई डू यू स्टे विद अ गर्ल, स्टे मतलब वाई डू यू स्टे, तुम क्यों रहना चाहती हो, विद अ गर्ल, उस लड़की के साथ हूँ जिसे एवरीबडी बिलीव्स टू बी लायर, जिसे लोग झूठा समझ रहे हैं। मतलब ब्रोकलहर्स्ट ने तो ऐसी उसकी इमेज पेश की थी। आप ही सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव हो और आप झूठे ना हो और आपको क्लास में झूठा कहा जाए तो कैसा फील होगा। तो जो जितना सेंसिटिव होता है वो उतना फील करता है। तो हेलन से वो क्वेश्चन करती है कि हेलन, तुम ऐसी लड़की के साथ क्यों स्टे करना चाहती हो, क्यों टिकना चाहती हो, क्यों बैठना चाहती हो, क्यों बात करना चाहती हो, जिसको सब लोग झूठा मानते हैं। अब चूंकि क्लास में और बच्चे थे ना तो उनकी तरफ इशारा करे। एवरीबडी जेन, देखिए जेन वो क्या जवाब दिया उसने, हेलन ने। एवरीबडी जेन मतलब वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो वो हेलन जो है उससे क्वेश्चन पूछती है कि एवरीबडी जेन, जैसे इसने यहाँ कहा ना कि एवरीबडी बिलीव्स टू बी ए लॉयर, मुझे सब लोग तो झूठा समझते हैं, ऐसी लड़की के साथ तुम क्यों रहना चाहती हो, तुम भी चली जाओ। तो कहते एवरीबडी जेन, जेन क्या सब तुमको ऐसा समझते हैं। वाई, क्यों, देर आर ओनली 80 पीपल हु हैव हर्ड यू कॉल्ड सो, यहाँ तो सिर्फ 80 ही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें, मतलब ब्रोकलहर्स्ट को ये कहते सुना कि तुम झूठी हो, अनग्रेटफुल हो, चीट हो। एंड द वर्ल्ड कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। दोस्तों तो ऐसा कंसोल कर रही है, उसको समझा रही है, उसको हिम्मत बंधा रही है। कहते कंटेंट्स मतलब उसमें वो चीज़ें हैं, होना किसी में। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और तुम्हें तो सिर्फ 80 लोगों ने झूठा कहते हुए सुना है, बाकी लोगों ने तो नहीं ना। दुनिया बहुत बड़ी है। बट वॉट हैव आई टू डू विद मिलियंस, लेकिन ये भी मतलब अच्छा लॉजिक देती है, लेकिन मुझे उन मिलियन से क्या करना। देठी आई नो डिस्पाइज मी, लेकिन ये जो 80 लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, डिस्पाइज का मतलब होता है कि मुझसे हेट करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं, मुझे डिसलाइक करते हैं, डिस्पाइज मी, लेकिन ये तो मुझसे घृणा करते हैं ना। देखिए ये भी बात सही है कि जहाँ जिन लोगों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें तो फ़र्क उनसे पड़ता है जहाँ हम रहते हैं जिन लोगों के बीच में, और उन्हीं लोगों के बीच में जब हमारी इमेज ख़राब है तो का लॉजिक तो बहुत अच्छा था। जेन यू आर मिस्टेकन, जेन तुम गलत सोच रही हो, तुम गलती पर हो, ऐसा नहीं है। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, परहैप्स, ऐसा पॉसिबल है। नॉट वन इन द स्कूल, कोई ऐसा स्कूल में नहीं है। ईदर का मतलब होता है या, दो चीज़ें, मतलब या तो ये या तो वो। तो स्कूल ईदर डिस्पाइजेस, या तो तुमसे घृणा करता हो, मतलब कि तुमसे हेट करता हो, या डिसलाइक उन्हें ना पसंद करता हो। तो मुझे तो लगता है, मतलब एवरीबडी का जवाब दे रही है यहाँ पे, ये जो एवरीबडी यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो या इधर तुमसे घृणा करता हो या तुम्हें ना पसंद करता हो। मैनी, उसके बाद वो कह रही मैनी
बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे हैं, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, पिटी यू मच, तुम पे तरस खाते हैं, तुम पे दया कर रहे हैं, तुमसे सिंपैथी रखते हैं, वो तुम्हें गलत नहीं मानते। वैसे किसी के साथ अचानक टीचर कुछ कह दे, डांट दे, कुछ कर दे, तो कुछ देर के लिए सारे बच्चे चुप हो जाते हैं ना, उससे जल्दी बातचीत नहीं करते हैं। हाँ, जब पीरियड ख़त्म होगा तो भी कुछ देर के लिए कुछ बच्चे चुप रहेंगे। हाँ, जो केयर करते हैं वो जाएंगे, पूछेंगे, नॉर्मल सी आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट जेन्स मेंटल स्टेट एट द मोमेंट? तो जेन की मेंटल स्टेट कैसी है इस वक्त? शी इज़ होपलेस, है ना, एंड वो समझती है कि सब लोग उसे घृणा करते हैं, डिसलाइक करते हैं, डिस्पाइस करते हैं, और उस वक्त जो इसकी मेंटल स्टेट है वो एक प्रकार से टूटे हुए, हिम्मत हारे हुए व्यक्ति की मेंटल स्टेट है। शी इज़ डीपली हर्ट एंड शी इज़ जस्ट confused how she would ever be able to come out of this situation। तो हर्ट है, ब्रोकन है ना, क्रश्ड एंड ट्रोडन फील कर रही है इस तरह से। हाउ कैन दे पिटी मी आफ्टर वॉट मिस्टर ब्रोकोलास्ट हैज सेड? वो मुझ पर क्यों पिटी करेंगे, क्यों मुझ पर दया खाएंगे, है ना, क्यों मुझसे सिंपैथी दिखाएंगे मिस्टर ब्रोकोलास्ट ने जो कहा है उसको, जो उसको सुनने के बाद। मिस्टर ब्रोकोलास्ट इज़ नॉट इवन लाइक हियर, मिस्टर ब्रोकोलास्ट को यहाँ भी लोग नहीं पसंद करते। हैड ही ट्रीटेड यू एज ए स्पेशल फेवरेट? देखिए वो कह रही है कि मिस्टर ब्रोकोलास्ट को कोई पसंद नहीं करता, मतलब वो जान रहे हैं कि वो किसी को भी इस तरह से पनिश कर देते हैं। हैड ही ट्रीटेड यू एज ए स्पेशल फेवरेट? हाँ, अगर वो तुम्हें फेवरेट ट्रीटमेंट देते, है ना, तुम्हारा पक्ष लेते और तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते, तुम्हारी गलतियों को माफ़ करते, है ना, और तुम्हें प्यार करते हुए नज़र आते, अपना अफेक्शन दिखाते, तो क्या होता? यू वुड हैव फाउंड इनेमीज, तब तुम्हारे यहाँ दुश्मन जरूर होते। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ब्रोकोलास्ट को लोग सब समझते हैं कि वो ऐसा ही है, और हाँ, अगर ब्रोकोलास्ट तुम खास होती, बेस्ट स्टूडेंट होती, तो लोग तुमसे घृणा करते। और ऐसा बहुत ही नॉर्मल सी बात है। डिक्लेयर्ड अ कॉवर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब जो चीज़ बता दी जाए सबको, कोवर्ड का मतलब जो चीज़ छुपी रहे। ओवर्ट माने ओपन, ओवर्ट माने ओपन, OVERT, कोवर्ट मतलब छुपा हुआ। तो तुम्हारे कई दुश्मन होते, कुछ ऐसे होते जो खुलकर सामने आते, वी डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर फेवरेट ऑफ मिस्टर ब्रोकोलास्ट, और कुछ तुमसे बातचीत तो करते पर मन में तुमको लाइक ना करते। ऑल अराउंड यू, तुम्हारे आसपास वो जो दुश्मन होते इस टाइप के, एज इट इज़। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी सिचुएशन है, द ग्रेटर नंबर वुड ऑफर यू सिंपैथी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ग्रेटर नंबर, तुमसे सहानुभूति जताते हैं। इफ़ द डेयर्ड, अगर उनकी हिम्मत हुई तो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर वो हिम्मत कर पाएँ तो तुमसे खुलकर आकर बात करेंगे, तुम्हें फ्रेंडली ट्रीट करेंगे। टीचर्स एंड पीपल्स में लुक कोल्डली, देखिए वैसे तो कोल्डली का मीनिंग बता दूँ, है ना, कोई रिएक्शन शो ना करना, जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपके ऊपर, है ना, वो है कोल्ड रिएक्शन। और जब आप इन्वॉल्व होते हो, है ना, जैसे वार्मली बिहेव करते हो, रिएक्शन शो करते हो, यानी आप पे फ़र्क पड़ता है, तो वो मतलब वार्मली रिएक्शन हो जाएगा। तो टीचर्स एंड पीपल्स में लुक कोल्डली, तो जितने टीचर्स हैं और जो पीपल्स मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो हो सकता है कि नॉन रिएक्शनरी हो, तुम्हारे आसपास से गुजर जाएं, कोई रिएक्शन शो ना करें, फेवरेबल रिएक्शन शो ना करें, तो कोल्डली होता है। एज यू फॉर अ डे or 2, हो सकता है 1 दिन 2 दिन तक ऐसा रहे, बट फ्रेंडली फीलिंग्स आर कंसील्ड, लेकिन जो दोस्ताना फीलिंग्स होती हैं, यानी हम आपकी केयर करते हैं, हम आपको फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, हम आपको फ्रेंड समझते हैं, तुम्हें गलत नहीं समझते हैं, वो छुपी हुई होती है। कंसील्ड का मतलब वही कवर्ड, इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में। तो जो तुम्हारे आसपास, जब जब तुम्हें स्टूल पे खड़ा किया गया और तुम्हें पनिशमेंट दिया गया, तो मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ लेकिन कोई और नहीं आया, बगल से गुजर गए सब, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, उनके मन में तुम्हें, तुम्हारे प्रति पिटी है, उनके अंदर फ्रेंडली फीलिंग्स हैं, 1-2 दिन तक वो दबी रह सकती हैं, लेकिन बाद में वो निकल कर आएंगी बाहर। एंड इफ़ यू परसिवियर, देखिए परसिवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप हर मुश्किलों का सामना करते हुए डटे रहते हो, अपने काम को करते रहते हो, है ना, उसे कहते हैं परसिवियर। दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, नहीं मुझे करना है, मुझे, आई हैव टू डू इट। डूइंग वेल, जो लोग ऐसा है ना, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, वो इसी प्रकार से हिम्मत नहीं हारते। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो भी परसिवरेंस
उसका नाउन फॉर्म है परसिवरेंस, तो फॉलो करें तो भी स्ट्रांग बन जाएंगे। वेल दीज फीलिंग्स विल बिफोर एयर मतलब बिफोर लॉन्ग अपीयर, तो वो ये कह रही है कि अगर तुम परसिवियर करती हो, मतलब जैसे पहले से तुम मेहनत करती चली आ रही थी, अभी तुम्हारी हिम्मत टूट गई है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं छोड़ना है, तुम्हें फिर से उठ खड़े होना है, आगे कंटिन्यू करना है, प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है। अगर तुम डटी रही, हिम्मत नहीं छोड़ी तुमने, बैक नहीं किया तुमने, बैकआउट नहीं किया, तो क्या होगा, इन डूइंग वेल, वेल मतलब अच्छा करते रहो जैसे तुम करती रही थी। दीज फीलिंग्स विल बिफोर, दीज फीलिंग्स का मतलब यही जो फ्रेंडली फीलिंग्स हैं, विल बिफोर लॉन्ग अपीयर, बिफोर लॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, उसके पहले ही, अपीयर मतलब दिखाई पड़ने लगेंगी, मच मोर इविडेंटली, इविडेंटली मतलब क्लियरली। तो तुम देखोगी कि अगर तुम इस तरह से रोती हुई सूरत बना के नहीं, बल्कि वहाँ जाके स्कूल में, है ना, जैसे पहले की तरह थी वैसे तुम हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगी, तो बस 1-2 दिन में, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, लोग तुमसे फ्रेंडली बिहेव करना शुरू कर देंगे। स्पेशली आफ्टर दैट टेम्प्रेरी सप्रेशन, टेम्प्रेरी मतलब होता है थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं। और सप्रेशन का मतलब होता है दबा देना। तो जो उनके अंदर फीलिंग्स दबी हैं, खुलकर तुम्हारे प्रति वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। बिसाइड्स जेन, अब ऐसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको डायलॉग ख़त्म नहीं करना चाहिए, तुरंत ये मान नहीं लेना चाहिए कि मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा, ये है वह है, वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगी। या आप अप्रोच करिए, है ना, कोई नेगलेक्ट करता है तो भी करिए। टीचर से आप कुछ पूछते हो, टीचर बाद में आना, है ना, आपको लगता है कि टीचर आपकी हेल्प नहीं करना, लेकिन आप पीछे पड़े रहोगे तो वही टीचर आपकी हेल्प करेगा। तो डायलॉग टूटना नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन टूटना नहीं चाहिए, फिर आप देखिए मैजिकल इफेक्ट होता है रिलेशनशिप। इसके बाद कहते बिसाइड्स, और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जेन सी पॉज्ड, उसके बाद कुछ देर के लिए रुकी, तो वो सब कुछ समझा रही है कि ब्रोकोलिस्ट को लोग लाइक नहीं करते, हाँ वो तुम्हें लाइक करता तो तुम्हें डिसलाइक करते लोग, और लोगों के अंदर फ्रेंडली फीलिंग्स हैं, दे पिटी यू, और अगर तुम डटी रही अपने काम में, अच्छा करती रही, तो डूइंग वेल, तो ये लोग खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे, तुमसे फ्रेंडली ट्रीट करेंगे। तो फिर वो कहती, और इसके अलावा जेन फिर थोड़ी देर रुकती है, यहाँ पे 3 लाइनें दी गई। वेल हेलन, खैर हेलन, वो जो है जेन जवाब देती है, खैर हेलन, सेड आई, मैंने कहा, पुटिंग माई हैंड इन टू हर्स, मैंने अपने हाथ उसके हाथों में ऐसे रख दिए। अब अब थोड़ा सा उसको अच्छा लगा ना। शी चेफ्ड माई फिंगर्स, चेफ्ट का मतलब ये हो गया कि उसके हाथों के ऐसे ऐसे अपने, जब उसका हाथ उसके ऊपर रखती है तो ऐसे 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 रगड़ती है, मतलब उसको दिखाती है कि मैं कितनी केयर करती हूँ। जस्ट बी वार्म, है ना, डोंट बी सो कोल्ड इन योर हार्ट। फिंगर्स जेंटली उसकी अंगुलियों को रगड़ती है, वार्म देम, उनको गर्म करती है, एंड वेंट ऑन, और उसके बाद वो कंटिन्यू करती है अपनी बात को। इफ़ द इंटायर वर्ल्ड हेटेड यू, अगर पूरी की पूरी दुनिया तुमसे घृणा करती है, एंड बिलीव्ड यू टू बी ए विकेड, और तुम्हें दुष्ट मानती है। देखिए हेलेन कह रही है, ये तो स्कूल की बात है, जस्ट लीव इट। दुनिया अगर तुम्हें दुष्ट माने, दुनिया अगर तुम्हें ये बिलीव करती है, घृणा करती है तुमसे, तुम्हें दुष्ट मानती है, वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि, योर ओन कॉन्सेंस, देखिए कॉन्सेंस भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेंस ऑफ राइट रॉन्ग है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, आपकी, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है, अंदर की आवाज़। आप कोई काम गलत करने चलते हो ना, अंदर से आवाज़ आती है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो आवाज़ है ना, वही आपका कॉन्सेंस है। आपका कॉन्सेंस आपको कभी गलत नहीं कहता, हम गलत करते हैं तो हमें बताता है आप गलत कर रहे हो। तो दुनिया तुम्हें दुष्ट समझे, है ना, दुनिया तुमसे हेट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब अपने कॉन्सेंस में तुम खरी हो, तुम्हारा कॉन्सेंस तुम्हें अप्रूव करता है, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कहती है कि यू आर राइट, एक सेंस ऑफ करेक्टनेस, अ सेंस ऑफ राइचियसनेस आपके मन में फीलिंग होती है, ऑनेस्टी फीलिंग होती है कि आई एम करेक्ट, दुनिया मुझे गलत समझती है, अगर ऐसी फीलिंग है। हाँ, पता चला दुनिया आपको अच्छा समझती है और आप गलत गलत कर रहे हो, है ना, तब तो आपको निश्चित रूप से डगमगाना चाहिए। लेकिन अगर आप ठीक हो अपने मन में, अपने हिसाब से सही चल रहे हो, तो दुनिया कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एब्जर्ड, एब्जर्ड मतलब होता है कि माफ़ कर देना, या कोई आपके ऊपर आरोप लगा है, कोई ब्लेम लगा है, तो उससे आपको मुक्त कर देना कि नहीं, तुमने गलत काम नहीं किया, एब्जॉल्व कर देना, उससे छूट दे देना। तो दुनिया चाहे तुम्हें किसी भी तरह समझे, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेंस तुम्हें अप्रूव करता है, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कहती है कि तुम ठीक हो। एंड एब्जर्ड यू, गिल्ट का मतलब होता है, अगर गिल्ट फीलिंग होती है,
अगर आपको ये महसूस होता है यार मैंने गलत कर दिया, यार मैंने उसे गलत बोल दिया, यार मैंने उसे मार दिया, यार मैंने उसे बड़े अपशब्द कह दिए, बेचारा सीधा था, है ना? ये सब। तो जो आपके अंदर जो अपने एक अपराध बोध की भावना आती है कि यार कुछ कुछ भी गलत की भावना आती है किसी रॉन्ग डूइंग की, वो आपका गिल्ट होता है। तो अगर आपका कॉन्शियस आपको गिल्ट फ़ील नहीं कराता, है ना? तो दुनिया कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आपकी होनी चाहिए। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर आपका कॉन्शियस कहता है कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन, है ना? हाँ, अगर आपका कॉन्शियस भी डगमगाता है तो आप लोगों से कंसल्ट करो यार क्या सही है, क्या गलत है। यू वुड नॉट बी विदाउट फ्रेंड्स। तो अगर आपका कॉन्शियस आपको अप्रूव करता है, आपको गिल्टी फ़ील नहीं कराता, तो दुनिया में तुम्हारे दोस्त ज़रूर बनेंगे, तुम बिना दोस्त के नहीं रहोगी, चाहे दुनिया कितनी भी खराब आपको समझे। नो आई शुड थिंक वेल ऑफ माई सेल्फ बट दैट इज़ नॉट इनफ। तो अब वो जेन कह रही है क्योंकि वह जिस पे गुजर रही है वो तो वही जानता है। नहीं, आई नो, मैं जानती हूँ, आई शुड थिंक वेल ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। आई शुड थिंक मतलब मुझे सोचना चाहिए, वेल मतलब अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन इससे नहीं चलता ना काम, मन नहीं मान रहा। इफ़ अदर्स डू नॉट लव मी, लेकिन लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। देखिए, लव, अफेक्शन, केयर, अटेंशन, ये जब हमें नहीं मिलता ना तो हम नेग्लेक्टेड फील करते हैं। क्लास में पता चला कि टीचर आता है, कुछ ही बच्चों से बातचीत करता है, कुछ ही बच्चों से पूछता है और बाकी बच्चों से वो कभी पूछता ही नहीं, कभी उनके पास जाता ही नहीं है, क्लास में वॉक करके सीट से जाता ही नहीं, तो वो बच्चे नेग्लेक्ट करेंगे, है ना? या कोई बच्चा बहुत नेग्लेक्टेड फील करता है, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा हो जो हर एक के पास जाता है, उससे भी जाके बातचीत करता है, तो कितना अच्छा फील होता है। तो ये बहुत बहुत ही मन की बातें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। नो आई शुड थिंक वेल ऑफ माई सेल्फ बट दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन इससे काम नहीं चलता ना। इफ़ अदर्स डू नॉट लव मी, अगर और लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, आई वुड रैदर डाई, तो मर जाऊँगी। मुझे मुझे लोगों का प्यार चाहिए, मुझे मुझे लोगों का डिसलाइक नहीं पसंद है, तो मैं जीने से मरना पसंद करूँगी लाइफ। आई कैन नॉट बियर, मैं सहन नहीं कर सकती, मैं बस कैन नॉट टॉलरेट टू बी सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला। मैं अलग थलग नहीं पड़ना चाहती हेलन। हेटेड, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे घृणा करे, मतलब मुझे आई डोंट वांट टू बी फील हेटेड, आई डोंट वांट टू बी इन अ सॉलिटरी कंडीशन। टू गेन सम रियल अफेक्शन, टू गेन का मतलब पाना, मतलब अपने फ़ायदे की बात। सम रियल अफेक्शन, रियल का मतलब सच्चा मुच्चा, अफेक्शन मतलब प्यार, स्नेह। किसी का भी सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह पाने के लिए, मतलब जैसे तुम ही हो कि टू गेन सम रियल अफेक्शन फ्रॉम यू, है ना? तुम हो या आपसे मैं सच्चा प्यार पाने के लिए, या मिस टेम्पल है ना? मिस टेम्पल अपनी मैडम का सच्चा प्यार पाने के लिए, उनका स्नेह पाने के लिए, और एनी अदर, चाहे कोई और भी हो, whom I truly love, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। देखिए बच्चे बच्चे तो ऐसे होते हैं, खासकर छोटे, कि मैम ने कह दिया, है ना? तो अपने माँ बाप की भी नहीं मानते हैं। माँ बाप कहेंगे नहीं बेटा, तो नहीं नहीं मेरी मैम ने कहा है। ये इतना बच्चे पसंद करते हैं। तो कहती है कि मुझे जिन्हें मैं पसंद करती हूँ अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो आई वुड विलिंगली सबमिट टू हैव द बोन ऑफ माई वार्म ब्रोकन। और कितनी बड़ी बात कही है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। वो ये कहती है किसी का सच्चा प्यार पाने के लिए, किसी का स्नेह पाने के लिए, किसी का दुलार पाने के लिए, चाहे वो तुम हो चाहे मिस टेम्पल हो जिसे मैं प्यार करती हूँ, उनका उनका अटेंशन पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, आई वुड विलिंगली का मतलब होता है बड़े मन से, इच्छा से, खुद ही मैं तैयार हो जाऊँगी। सबमिट का मतलब होता है अपने आप को ऐसे सबमिट कर दूँगी, जैसे जमा कर देना, मैं हाजिर हो जाऊँगी उनके सामने। टू हैव द बोन ऑफ माई आर्म ब्रोकन, अगर वो कहेंगे कि मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारे बाजू मरोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे सच्चा प्यार देने को राजी है तो मैं कहूँगा लो मुझे कर दो, मतलब मैं सरेंडर कर दूँगी, बस मुझे प्यार दो। मैं हेटेड बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सच पूछा जाए तो वो आदमी कैसे रहेगा इस दुनिया में जिससे कोई लाइक ना करे। तो मैं अपनी बोन तोड़वाने के लिए राज़ी हो जाऊँगी। लेट अ बुल टॉस मी, टॉस मतलब उछालना, या कोई कहे कि कोई मुझे बैल के सामने डाल दे और बैल के सामने डाल दे कि वो मुझे सींग से उठा के फेंक देगा, फिर भी मैं वहाँ जाके पढ़ने को राज़ी हो जाऊँगी। मैं ऐसी सिचुएशन को भी बियर करने के लिए राज़ी हो जाऊँगी, अगर जिन्हें मैं चाहती हूँ वो मुझे चाहे तो। ये बहुत ही फ़ील करने वाली बातें हैं कि जेन की कंडीशन कैसी है कि बस मुझे प्यार करो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूँगी, इस टाइप की सिचुएशन है। मुझे हेटेड बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा तब होता है जब खुद लोग लविंग होते हैं। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट जेन्स करेक्टर? जेन्स के करेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? जेन्स के करेक्टर के बारे में पता चलता है कि शी वॉज हरसेल्फ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी फ्रेंडली इन नेचर,
और शी लैक्ड इन हर लाइफ ट्रू लव, ट्रू अफेक्शन। उसे अपनी आंट से नहीं मिला। स्कूल में भी ब्रोकरहर्स्ट ने उसका दिल तोड़ दिया वहाँ के बिहेवियर से कि इस स्कूल में क्या पढ़ूंगी आगे जब यहाँ पैसे जैसे लोग हैं। तो उसे माँ बाप का सच्चा प्यार वो सब नहीं मिल रहा था। उसको पाने के लिए वो कोई भी कीमत देने को राजी थी, शायद अपनी जान भी दे देती। हुश जेन, तो शायद कोई आ रहा हो, शायद तब हमको इस टाइप का। यू थिंक टू मच, तो हाँ वो कहती है जेन तुम बहुत सोचती हो, इतना मत सोचो। आई नो यू आर इनोसेंट, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो, मतलब तुमने कोई गलती नहीं की, तुम निर्दोष हो, इनोसेंट हो। ऑफ दिस चार्ज, चार्ज का मतलब ब्लेम, वही जो उसके ऊपर आरोप लगाया था। विच मिस्टर ब्रोकोलाइस्ट वीकली, जिसमें पावर ना हो, कमज़ोर हो, मतलब जो तुम पर आरोप लगाया गया ना, ब्लेम लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है, तुम्हें एक्यूज़ किया गया ना, वो बहुत ही कमज़ोर है, उसमें दम नहीं है, झूठा है वो आरोप। तो वीकली एंड पॉम्पसली, पॉम्पसली का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा दिखाते हुए, बड़ा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी बात बड़ी मायने रखती है, तो थोड़ा सा दिखावा करते हुए कि लोगों की नज़र जाए, लोगों का टेंशन जाए, वो है पॉम्पस। इसका जस्ट अपोजिट है कि मतलब सिंपली हम्बली बिहेव करें। इसका रिपीटेड एट सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड का मतलब होता है जो पहली बार ना हो रहा हो, आपने किसी से कॉपी किया हो, उधार लिया हो और ओरिजिनल ना हो, तो वो सेकेंड हैंड हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ब्रोकोलस ने बड़े वीकली, मतलब दम नहीं उनकी बातों में, बड़े बढ़ा चढ़ाकर जो रिपीट किया, मतलब पहले भी वो चीज़ें हो चुकी हैं, दोबारा आपसे कह रहे हैं। फ्रॉम मिसिज़ रीड, तो मिसिज़ रीड ने तुम्हें चीट कहा, मिसिज़ रीड ने कहा कि तुम डिसीविंग हो और क्लोज आई रखना है, तो उन्होंने वही बात तुमसे कह दी, खुद ऑब्जर्व नहीं किया कि तुम ऐसी हो कि नहीं हो। तो उनके आरोप में दम नहीं है, जो तुम्हारी आंट ने कहा वो इन्होंने कह दिया, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड। तुम्हारी आंट ने जो कहा वो तुमको कह दिया, तो आंट ने पहले कहा ओरिजिनली और उन्होंने सेकेंड हैंड उसी को रिपीट कर दिया। फॉर आई रीड सिंसेरिटी इन योर आइज, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे ईमानदारी नज़र आ रही। कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती। आप किसी से बात करो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, तो उसकी आंखें झुक जाएंगी अगर उसने गलत किया होगा। कुछ मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं, मैंने अपने ढंग से आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पॉम्पसली का दिया है कि अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंटली फील कराना। आई वॉज साइलेंट, मैं चुप बैठी थी। हेलन हैड काम्ड मी, हेलन ने मुझे चुप, मतलब हेलन हैड काम्ड मी, हेलन ने अपनी बातों से मुझे शांत कर दिया था, मतलब कोई तर्क मेरा चल नहीं पा रहा था। आई रेस्टेड माई हेड, मैंने अपना सिर ले जाकर टिका दिया ऑन हेलन शोल्डर, हेलन के जो शोल्डर थे उनके ऊपर जाके कंधे पे अपना सिर ऐसे रख दिया। एंड वी रिपोज इन साइलेंस, जैसे रिपोज का तो मतलब ये भी होता है कि आप किसी पर कोई बहुत भरोसा करते हो तो वो भी रिपोज होता है, और यहाँ रिपोज का मतलब होता है क्वाइट और शांत पड़े रहना, उसको भी रिपोज कहते हैं। तो चुपचाप हम शांत पड़े रहे कुछ देर तक। वी हैड नॉट सेट लॉन्ग दस, हम काफ़ी दिनों से इस तरह से शांत नहीं बैठे थे, साथ हमने इतना लंबा समय नहीं बिताया था। कभी कभी क्या होता है ना, तुम बोलो ना हम बोलें, बस दोनों शांत बैठे रहें तो भी अच्छा लगता है। वैन अनदर पर्सन केम इन, तभी एक और व्यक्ति आया। आई केम ऑन पर्पज टू फाइंड यू, मैं ढूंढता ढूंढता तुम ही लोगों को किसी मतलब से आया हूँ, पर्पज का मतलब किसी वजह से आया हूँ। जेन एयर सेड मिसिस टेम्पल, सेड मिस टेम्पल, मतलब मिस टेम्पल ने कहा है। अच्छा, मिस टेम्पल आती है वहाँ पे, वो कहती है जेन एयर मैं तुम्हें ढूंढती हुई किसी मतलब से आई हूँ। आई वॉन्ट यू इन माई रूम, मैं तुम्हें अपने कमरे में देखना चाहती हूँ, मतलब तुम मेरे कमरे में आओ। एंड एज ए हेलन बर्न्स इज विद यू, क्योंकि हेलन बर्न तुम्हारे साथ है तो वो भी आ सकती है। वी फॉलोड द सुपरिंटेंडेंट्स गाइडेंस, देखिए ब्रोकलहर्स्ट तो पूरे वो इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज था, और ये सुपरिंटेंडेंट थी, है ना, तो ये भी हो सकता है हॉस्टल की सुपरिंटेंडेंट रही हो, बच्चों की देखभाल करती हो। वी फॉलोड, जब आप किसी के पीछे पीछे चल रहे हो तो फॉलोड हो जाएगा। गाइडेंस का मतलब होता है जो आपको रास्ता दिखाए और आप उस रास्ते पे चलो, तो वो गाइडेंस हो गया, मतलब कोई आपको बता रहा है क्या करना है, उसे कहते हैं गाइडेंस दे रहा है और आप फॉलो कर रहे हो। वी फॉलोड द सुपरिंटेंडेंस गाइडेंस, तो मैडम आगे आगे जा रही थी, हम पीछे पीछे जा रहे थे। एंड क्रॉस्ड सम, मतलब पार करते हुए, सम इंट्रिकेट, देखिए जो सीधा ना हो, आड़ा तेरा तिरछा, मतलब थोड़ा सा जटिल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट ना हो, मतलब सीधी सीधी ना हो। तो पैसेज तो हम तो कभी इधर मुड़ते हुए कभी इधर मुड़ते हुए ना, तो वो पैसेज माने रास्ते थे, इधर उधर रास्तों से मुड़ते हुए। बिफोर वी रीच्ड हर अपार्टमेंट, तो उनके एक अपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए रूम, तो उनके रूम में पहुँचने से पहले हमें सुपरिटेंडेंट के पीछे पीछे कई रास्तों से गुजरना पड़ा।
इट कंटेन्ड अ गुड फायर, तो उनके कमरे में मतलब फायर थी, मतलब आग जल रही थी। एंड लुक्ड चेयरफुल, और कमरे में एक चेयरफुलनेस थी। इट कंटेन्ड अ गुड फायर एंड लुक चेयरफुल, और वैसे चेयरफुल यहाँ पे माहौल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और हाँ, माहौल के लिए हम मानेंगे कि आग जल रही थी, अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मिस टेम्पल टोल्ड हेलेन बर्न्स टू बी सीटेड इन, देखिए हेलेन बर्न को उन्होंने कहा कि इन अ लोज आर्म चेयर, तो एक आर्म चेयर थोड़ा सा ज़्यादा ऊंची ऊपर उठी नहीं थी, आर्म चेयर थी, तो वहाँ पर बैठने के लिए कहा। ऑन वन साइड ऑफ द हर्थ, हर्थ का मतलब वही जो फायर प्लेस जहाँ पे आग जल रही थी, वो हर्थ हो गई। गांव देहात में जो चूल्हा होता है, जो भट्ठी होती है, अंगीठी होती है, वो सब हर्थ ही होती है, फायर प्लेस। एंड हर सेल्फ टेकिंग अनदर, तो एक आर्म चेयर पे उन्होंने हेलेन बर्न्स को बैठने के लिए कहा, एक पर वो खुद बैठी। सी कॉल्ड मी टू हर साइड, और मुझे उन्होंने बैठने के लिए कहा, बल्कि मुझे अपने पास बुलाया। इज इट ऑल ओवर, सब खत्म हो चुका है? क्या खत्म होने की बात करी, देखते हैं। सी आस्ट, उन्होंने पूछा, लुकिंग डाउन एट माई फेस, चेहरे को देखते हुए, चूँकि रुआंसा चेहरा था, आंसू से भरा था, तो चेहरा डाउन था, तो रो रही होगी, तो उनके कहने का मतलब था कि रोना धोना हो चुका है ना, मतलब सब कुछ खत्म है ना। हैव यू क्राइड योर ग्रीफ अवे, ग्रीफ मतलब दुख, तुमने रो के अपना दुख बहा दिया है ना, मतलब तुम नॉर्मल हो ना। आई एम अफ्रेड आई नेवर शैल डू दैट, तो वो कहती, अफ्रेड का मतलब होता है कि मुझे बताने में ये घबराहट हो रही है, या डर भी लग रहा है, या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, तो आई एम अफ्रेड आई नेवर शैल डू इट, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी, मतलब मेरा दुख नहीं खत्म होगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रो के कितना भी रो लूँ, मेरा दुख खत्म नहीं होगा। तो कहते, वाई, बिकॉज आई हैव बिन रॉन्गली अक्यूज, क्योंकि मुझे गलत फंसाया गया है, मुझे गलत ब्लेम लगाया गया है, मैंने गलती नहीं की है। एंड यू मैम एंड एवरीबडी एल्स, मैम आप भी, और हर कोई दूसरा भी, विल नाउ थिंक मी विकेट, वो तो मुझे दुष्ट ही समझेंगे ना, कि मैं दुष्ट लड़की हूँ। अब फिर लड़का होता, चलो ठीक है, लड़कियाँ थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। वी शैल थिंक यू वॉट यू प्रूव योर सेल्फ टू बी, अब देखिए मैम थोड़ा सा जिम्मेदार है, वो बच्ची को एक डिसिप्लिन तरीके से जिम्मेदारी का भी एहसास कराना चाहती हैं। तो कहते हैं कि वी शैल थिंक, हम तो वही सोचेंगे, वॉट यू प्रूव योर सेल्फ, जो तुम अपने आप को साबित करोगे। प्रूव का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप करके, बोल के बताते हो, है ना, क्लियरली शो करते हो, तो वो मतलब जो तुम शो करोगी, प्रूव करोगी, हम तो वही जानेंगे। तो प्रूव में हमें सबूत दिखाने होते हैं, एविडेंस दिखाने होते हैं कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो किस तरह से सही है। माई चाइल्ड, मेरे बेटे, बेटी, बिटिया, इस टाइप से। माई चाइल्ड, जो तुम हमें बताओगे हम तो वही समझेंगे ना, जो तुम साबित करोगी हम तो वही समझेंगे। कंटिन्यू टू एक्ट एज ए गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की जैसे तुम पहले थी वैसी बनी रहो, तुम विकेट नहीं हो। एंड यू विल सेटिस्फाई अस, और फिर हम भी संतुष्ट हो जाएंगे तुमसे। मतलब अब मैम ये कह रही है कि अगर तुमसे कुछ गलती हुई भी हो, तुम गुड बनी रहो। शैल आई मिस टेम्पल, तो शैल आई मतलब क्या सच में मैम, वो मैम से कहती है कि क्या मैं तो आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगी, मतलब क्या आप मुझे विकेट नहीं समझेंगी, इस टाइप से। शैल आई मिस टेम्पल, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी। यू विल, कर लोगी, सेट सी, पुटिंग हर आराम अराउंड में, तो अपनी बाहें ऐसे बच्ची के ऐसे अपने बाहों में भरते हुए साइड में, देखिए दिस इज अफेक्शन, दिस इज लव, जिसमें हम दूसरे वाले का भला सोच रहे होते हैं। नाउ टेल मी हु इज़ द लेडी, अब वो देखो थोड़ा सा नॉर्मल किया है ना, हिम्मत बंधाई कि जो तुम साबित करोगी वही हम मानेंगे। तो साबित करने का मतलब जो तुम शो करोगी, जैसा तुम बिहेव करोगी। यू विल सेट सी पुटिंग हर, नाउ टेल मी हु इज़ द लेडी हु मिस्टर ब्रोकोलस्ट कॉल्ड यू बेनिफैक्ट्रेस, तो कहती है अच्छा अब तुम मुझे बताओ, टेल मी हु इज़ द लेडी, वो लेडी कौन है जिसको जो ब्रोकोलस्ट हैं वो तुम्हारा बेनिफैक्ट्रेस कहते हैं। तुम्हारा बेनिफैक्ट्रेस का मतलब होता है शुभ चिंतक, ऐसी औरत जो फाइनेंशियली मतलब पैसा देके या और किसी तरह से सहायता देकर हेल्प करता है, वो बेनिफैक्ट्रेस होगा, क्योंकि उसके माँ बाप तो थे नहीं, तो उसकी केयर कौन कर रहा था, किसकी उसका केयर टेकर कौन था, दैट इज़ बेनिफैक्ट्रेस। तो तुम किसकी केयर टेकर में थी अभी तक, वो उनका नाम क्या था जरा बताओ तो। मिस्टर ब्रोकोलस्ट, जो कह रहे थे, मिस्टर ब्रोकोलस्ट ने ये कहा था ना कि इसकी आंट ने बताया था कि सी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, और ये चीट है एक प्रकार से। मिसेस रीड बताती, माई अंकल्स वाइफ, मेरी अंकल की वाइफ है, मतलब मामा की पत्नी। माई अंकल इज़ डेड, मेरे अंकल की डेथ हो चुकी है।
एंड ही लेफ्ट मी टू हर केयर, और मुझे उन्होंने उनकी केयर के हवाले छोड़ दिया था। डिड सी नॉट देन अडॉप्ट यू, देखिए यहाँ पे डिड सी नॉट, तो क्या फिर उन्होंने नहीं, देन मतलब तब, अडॉप्ट यू मतलब तुम्हें स्वीकार किया, ऑफर ऑन एकॉर्ड, ऑन एकॉर्ड, ऑफर ऑन एकॉर्ड, ऑफ वंस एकॉर्ड एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि अपने आप कोई चीज़ होना, दिस इज कॉल्ड ऑफ वंस ऑन एकॉर्ड। तो क्या उन्होंने अपनी मर्जी से तुम्हें स्वीकार नहीं किया था, अडॉप्ट नहीं किया था? क्या अंकल की डेथ के बाद अंकल ने उनकी केयर में छोड़ा था, तो क्या उन्होंने खुशी खुशी तुम्हें स्वीकार नहीं किया था? नो मैम, शी वॉज सॉरी टू हैव टू डू इट, बल्कि वो तो सॉरी फील कर रही थी कि उन्हें, मतलब मुझे उनके हवाले कर दिया है। शी डिड नॉट वांट मी, देखिए हेलन बंस जो थी वो चीज़ों को बर्दाश्त करने में विश्वास करती थी। और देखिए यहाँ पे जेन में क्या फ़र्क है कि वो मौका पाकर चीज़ों को बता रही है खुलकर, संकोच नहीं कर रही इन सब चीज़ों में। उसे मौका मिल गया ना कि प्रूव करना। आई हैव ऑफन, ऑफ्टन भी बोलते हैं इसको, आई हैव ऑफन हर्ड दैट माई अंकल गॉट हर टू प्रॉमिस, मैंने तो ये भी सुना है, मतलब अक्सर मैंने सुना है, मतलब ऐसी बातें सुनी है कि मेरे अंकल जो थे गॉट हर टू प्रॉमिस, उनसे प्रॉमिस करवाया। गॉट हर टू प्रॉमिस का मतलब है, मतलब गॉट करवाया, मतलब किसी से कोई काम आप करवाते हो देन गॉट। आई गॉट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाए, है ना। आई गॉट माई वर्क डन, मैंने अपना काम करवाया, इस तरह से। टू प्रॉमिस बिफोर ही डाइड, तो उन्होंने मौत के पहले ये प्रॉमिस लिया था दैट शी वुड ऑलवेज कीप मी, वो हमेशा मुझे अपने पास रखेंगी, मेरी देखभाल करेंगी। वेल जैन, ठीक है जैन, खैर जैन, बढ़िया है जैन, है ना। व्हेन अ क्रिमिनल इज अक्यूज्ड, अब देखिए वो डाउट भी कर रही हैं कि पता नहीं सही बोल रही गलत बोल रही। व्हेन अ क्रिमिनल इज अक्यूज्ड, क्रिमिनल उसे कहते हैं जिसने गलत काम किया हो। तो कोई भी रॉन्ग डूअर जो होता है वो उसके ऊपर जब एक्यूज़ किया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है, उस पर ब्लेम लगाया जाता है, ही इज़ ऑलवेज अलाउड टू स्पीक इन हिज ओन डिफेंस, डिफेंस मतलब बचाव करना। तो उसे अपने बचाव में मतलब बोलने का हक दिया जाता है। आपने फिल्मों में कोर्ट के सीन देखे होंगे ना, तो कोर्ट में सवाल जवाब होते हैं, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है, तुम पे आरोप लगाया गया, तुम पे ब्लेम लगाया गया, तो बताता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो ये सब सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर आरोप लगाया गया उसे अपने हक में, अपने डिफेंस में, अपने बचाव में बोलने का हक, बोला मौका दिया जाता है। यू हैव बीन चार्ज, तुम पर चार्ज लगा है, तुम पे आरोप लगा है, तुम पे ब्लेम लगा है, तुम पे रॉन्ग डूइंग मतलब तुमने किया है इस तरह से, विथ फॉल्सहुड, तुम्हें झूठ बोलने का आरोप लगा है। डिफेंड योर सेल्फ, तुम अपना बचाव करो, टू मी, मेरे सामने, एज वेल एज यू कैन, एज वेल का मतलब उतने अच्छे तरीके से तुम बचाव करो जितना तुम अपना बचाव कर सकते हो, मतलब तुम गलत नहीं हो, इसको तुम साबित करो मेरे सामने, बताओ कि तुम गलत नहीं हो, साबित करो। से वॉट एवर योर मेमोरी सजेस्ट, तुम सोचो, सोच कर, मतलब जो कुछ भी अपने जीवन में सोच कर तुम मुझे बताओ, जो भी तुम्हारी मेमोरी तुम्हें सजेस्ट करती है, मतलब जो भी तुम्हारे ख्याल मन में आते हैं, लेकिन वो सच्चे होने चाहिए। बट एड नथिंग एंड एग्जाजरेट नथिंग, देखिए एड नथिंग मतलब कुछ जोड़ना नहीं है, और एग्जाजरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना नहीं है, मतलब तुम्हें जो जैसी जो बात है उसको वैसा का वैसी रख देना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना अपने ढंग से, मतलब आई वॉन्ट ओनली द ट्रुथ। वॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट मिस टेम्पल फ्रॉम दिस, तो मिस टेम्पल के बारे में आपका क्या ख्याल है इसको लेकर? सीधी सी बात कहेंगे, सी वॉज वेरी केयरिंग, सी वॉज लविंग, सी वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, एंड सी वॉन्टेड टू गिव chance, opportunity to defend if any student is accused of wrongdoing, तो वो सच जानना चाहती थी। शी डिड नॉट वांट टू पनिश इनोसेंट पीपल। आई रिजॉल्व, देखिए रिजॉल्व मतलब होता है कि जब आप पक्का निर्णय ले लेते हो कि मुझे करना ही करना है, और फिर आप उससे वापस नहीं होते, तो मतलब आपने एक फर्म डिसीजन लिया, डिटरमिन किया कि मुझे यही करना है, तो मैंने प्रण किया। क्या प्रण किया? इन द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, अपने हार्ट में, दिल में मैंने सोचा ये, आई वुड बी मॉडरेट, मैं मॉडरेट होंगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बैलेंस्ड, बीच का, उसे मॉडरेट कहते हैं। कोई भी घटना आपने देखी है, जब आप उसे अपने फ्रेंड को बताते हो तो अपने शब्दों का यूज़ करते हो। आप चाहो तो उसमें मिर्च मसाला लगा के बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता सकते हो, देखो ना तुमसे तुम्हारे बारे में वो वैसे कह रही थी, आप चाहो तो आप वैसा का वैसे ही बताओ, नहीं और बढ़ा चढ़ा के बता दो, है ना। या अगर आपको कोई, आपसे कोई पूछ रहा है कि मैंने सुना है कि
मेरे बारे में वो ऐसा कह रही थी या वैसा कह रहा था, और लेकिन तुम चाहते हो जिसके बारे में बातचीत हो रही है कि वो ऐसा कह रहा था कि उसको तुम पसंद करती, उसको सेव करना चाहती हो, उसको सेव करना चाहते हो, तो तुमको अरे नहीं 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 वो ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा कम करोगे फिर उसके एक्यूजेशन को। तो इस टाइप से मतलब कुछ भी नहीं, बस जो ट्रुथ है वो बताना है। तो कहती है कि मैं मॉडरेट रहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा कमियाँ भी नहीं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी नहीं बताऊँगी, मोस्ट करेक्ट रहूँगी जो कुछ मेरे साथ हुआ। हैविंग रिफ्लेक्टेड अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर मैंने रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि मतलब कुछ देर खड़ी रही, कुछ सोचती रही अपने मन में, पीछे जीवन में अपने बारे में बैक होके। टू अरेंज कोहेरेंटली, कोहेरेंटली मतलब होता है कि चीज़ों को क्रम से क्या है, फिर क्या है, फिर क्या आएगा, तो ऐसे थोड़ा सा सेट करने लगती है कि ये बताऊंगी, फिर मैम को ये बताऊंगी, फिर मैम को ये बताऊंगी, तो क्लियरली कैसे वो मैडम को समझा सकती है। ये भी एक चीज़ होती है, कला होती है, आर्ट होती है, आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, जिसका कंपटीशन भी स्कूल में होता है, कॉन्टेस्ट होता है, कि आप अपनी बात को, अपनी सोच को कितने अच्छे ढंग से लोगों के पास रख पा रहे हो। कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई टीचर बहुत नॉलेजेबल तो होता है पर उतना अच्छे ढंग से समझा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो आपके मन में है, जो बच्चों को बताना चाहते हैं, तो उसे किस ढंग से आप पेश कर रहे हो। तो वो ये सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करूँगी, मैम को सब कुछ ठीक ढंग से समझा दूँगी। तो कुछ देर चुप रही। व्हाट आई हैड टू से आई टोल्ड हर, तो मुझे जो कुछ भी कहना था, आई टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ माई सैड चाइल्डहुड, मैंने उन्हें अपने बचपन की दुख भरा जो बचपना था वो बताया। एग्जॉस्टेड बाई इमोशन, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से यूज कर डालना, ख़त्म कर डालना, या आप इतना मतलब एग्जर्ट कर चुके हो, मेहनत कर चुके हो कि आप थक जाओ, है ना, तो चुक जाना एक प्रकार से। एग्जॉस्टेड बाई इमोशन, माई लैंग्वेज वाज मोर सबड्यूड, देखिए अब चूंकि वो बोल रही थी तो बच्ची तो थी, तो जब बचपने की बात बता रही थी, दुख भरा बचपना था, सैड था, तो उसके इमोशंस आ रहे थे, वो इमोशंस इतने ज़्यादा आ रहे थे कि उसे लगता था कि अब बचे ही नहीं है इमोशंस, है ना, इमोशंस इमोशंस में डूब जा रही थी बार बार। तो एग्जॉस्टेड बाई इमोशन, माई लैंग्वेज वाज मोर सबड्यूड, तो मेरी लैंग्वेज सबड्यूड थी, मतलब दबी दबी सी थी। कभी कभी मेरी आवाज़ डाउन हो जाती थी, बहुत ही डल हो जाती थी, क्योंकि उसे वो दुख भरी बातें बताते वक्त, है ना, चिल्ला के तो बता नहीं पाएगी। दैन इट जनरली वॉज, तो जनरली मेरी टोन जो होनी चाहिए थी नॉर्मली, उससे भी ज़्यादा दबी दबी से आवाज़ हो जाती थी। व्हेन इट डेवलप्ड सैड थीम, जब कोई सैड थीम आता था, थीम का मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जब मैम को मैं बता रही थी तो उसमें कोई दुख वाली बात आती थी तो मेरी आवाज़ धीमी हो जाती थी, उसमें इमोशंस आ जाते थे। एंड माइंडफुल ऑफ हेलेंस वार्निंग, माइंडफुल का मतलब ये है कि ख्याल, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए, मतलब अवेयर थी कि हाँ इसका भी ध्यान रखना है, मतलब ख्याल में थी वो बात, शी वॉज माइंडफुल ऑफ दैट। ऑफ हेलेंस वार्निंग, हेलेन की वार्निंग का भी उसे ख्याल था। अगेंस्ट द इंडल्जेंस मीन्स, देखिए रिसेंटमेंट का मतलब होता है, रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, क्रोध, गुस्सा, वो है आपका रिजेंटमेंट, खिन्न है आप किसी चीज़ से। और इंडल्जेंस वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, मतलब आपके मन में जो आया वही करें तो वो इंडल्जेंस है। जैसे मान लीजिए आपकी मदर है, तो कुछ माँ इतनी दुलार प्यार करती है अपने बच्चों को कि बेटा जो कहता है हाँ बेटा ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, बल्कि लोग घर वाले टोकते इतना प्यार दुलार में बिगाड़ दोगी, तो ऐसी माएँ इंडल्जिंग होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब कि आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के चक्कर में पड़े रहते हो, तो यू आर इंडल्जिंग योरसेल्फ, जो मीनिंग मैंने दिया है आप देख ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा अपने मन की नहीं करना है ना? कि जो मन में है वही करना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को गुस्से में भी आके गलत चीज़ें नहीं बोलनी है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था एलन बर्न्स के बारे में कि वो बहुत ही रिलीजियस माइंडेड थी, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को फॉलो करती थी। आई इन्फ्यूज़ इनटू, इन्फ्यूज़ का मतलब होता है कि वैसे ही इन्फ्यूज़ का मतलब होता है मन में या दिमाग में उस चीज़ को डाल देना, घुसेड़ देना एक प्रकार से, टू ऐड, तो वो इन्फ्यूज़ है। आई इन्फ्यूज्ड इनटू, इसके साथ प्रीपोजिशन है, द नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब जो वो बात कर रही थी वो उसके नैरेटिव्स हैं, मतलब आप किसी चीज़ को किस ढंग से पेश करते हो वो आपका नैरेटिव होता है, और किस चीज़ को कैसे ले रहे हो वो आपका नैरेटिव है। फार लेस ऑफ गॉल एंड वॉर्मवुड, देखिए गाल एंड वॉर्मवुड जो है वो ईडियम है जिसका मतलब होता है कि तुम्हारे मन में जो किसी को लेके कड़वाहट है ना, खिन्नता है, बिटर फीलिंग्स है, यहाँ मीनिंग भी आगे दिया होगा, तो आप क्या है कि उसके बारे में फिर कड़वा कड़वा बोलोगे, उसकी बात आएगी तो आप चिढ़ के बोलोगे। तो उसका कहने का मतलब तो हेलेन बर्न्स की वार्निंग है, क्योंकि वो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स को मानती थी कि तुम्हें फॉरगिविंग होना है ना, किसी के माफ़ करना है, किसी ने बहुत गलत किया हो तो बताओ ज़रूर, लेकिन
उसको बहुत ख़राब तस्वीर उसकी पेश नहीं करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस नहीं है, मतलब जो मन में आए, जो फीलिंग में बकते नहीं जाना है। तो इंडल्जेंस ऑफ रिसेंटमेंट यानी गुस्से में आके नहीं बोलना है, अपने नैरेटिव में कोई गाल एंड वार्म और बिटर फीलिंग्स लेके नहीं आना है। दैन ऑर्डिनरी, तो दैन ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि नॉर्मली जो चीज़ होनी चाहिए थी वो वैसी होनी चाहिए, उसके खिलाफ उसके अंदर कोई बिटर फीलिंग्स के साथ, रिसेंटमेंट के साथ नहीं पेश करना। आई फेल्ट एज आई वेंट ऑन दैट मिसिस टेम्पल फुली बिलीव्ड मी, तो मैं जैसे जैसे अपनी बात को बता रही थी, मतलब मैं महसूस कर रही थी, आई फेल्ट एज आई वेंट को मतलब जैसे जैसे मैं आगे बात बात बता रही थी कि मिस टेम्पल शायद मेरी बातों पर विश्वास कर रही थी। इन द कोर्स ऑफ द टेल, मतलब ये पूरी कहानी बताने के दौरान, आई हैड मैंसन्ड मिस्टर लॉयड, तो मिस्टर लॉयड का जिक्र आया है यहाँ पे, ठीक है। मिस्टर लॉयड जो है उनके घर पे आते थे। एज हैविंग कम टू सी मी आफ्टर द फिट, फिट का मतलब होता है कि जब आप बहुत शॉक फील करते हो और उस शॉक्ड फीलिंग, उस शॉक से निकल नहीं पाते हो, आपको दौरा पड़ने लगता है इस टाइप से, तो वो फिट है। वो गुस्से का भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, हालांकि तो कॉर्पोरल पनिशमेंट मना है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, एक झापड़ मारा तो वो अपने फिट में मारते चले जाते, हाँफने लगते हैं एक प्रकार से। तो वो फिट मतलब किसी एक फीलिंग में, शॉक में आप आ जाते हो, उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, तो वो डर के मारे भी ऐसा हो सकता है। तो मिस्टर लॉयड आए थे, हैविंग कम टू सी मी आफ्टर द फिट, फॉर आई नेवर फॉरगॉट द फ्राइटफुल एपिसोड, एपिसोड मतलब समझ गए, घटना, है ना, वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप सीरियल के एपिसोड होते हैं, है ना, इस एपिसोड में क्या हुआ, अगले एपिसोड में क्या हुआ, तो मैं अपने जीवन के उस एपिसोड को नहीं भूल सकती। फॉर मतलब क्योंकि, आई नेवर फॉरगॉट, फॉर मतलब बिकॉज आई नेवर फॉरगॉट, मैं आज तक नहीं भूली, कभी नहीं भूली, फ्राइटफुल मतलब डरावना, डरावनी घटना आज तक नहीं भूली, ऑफ द रेड रूम, उस रेड रूम की। दरअसल वो रेड रूम में, रेड रूम जो था वो थोड़ा सा उस रेड कलर में रहा होगा, मैंने नॉवल पढ़ी नहीं है पूरे ढंग से, बट वो रूम, व्हेन मिसेस रीड हैड लॉक्ड मी इन द डार्क एंड हॉन्टेड चैम्बर, दरअसल उस रेड रूम में डेथ हुई थी उसके अंकल की, और उसको पता थे सारी चीज़ें, तो उसे उस रेड रूम में मिसेस रीड ने बंद कर दिया था। उसमें अंधेरा था। हॉन्टेड का मतलब होता है भुतहा, कि उसे वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे भूत नज़र आ रहे हैं, तो चिल्लाती है ना, और वो शॉक में आ जाती है, बहुत डर जाती है, तो वो फिट, जब उसको कमरे से बाहर निकाला जाता है तो भी वो शॉक में रहती है, वो फिट की बात यहाँ हो रही है। चैम्बर का मतलब रूम हो गया, तो हॉन्टेड मतलब जैसे तो भुतहा कमरा उसे नज़र आ रहा था, क्योंकि उसके अंकल की डेथ हुई थी, फिर वो बंद कर दिया जाता है तो उसे लगता है उनका भूत नज़र आ रहा है। आफ्टर आई फिनिश्ड, मतलब जब मैंने अपनी बात को पूरा कर लिया, मिस टेम्पल रिगार्डेड मी फॉर अ फ्यू मिनट्स, यहाँ रिगार्डेड का मतलब ये है कि कुछ देर तक वो मुझे देखती रही। ऐसा होता है, अगर आदमी गलत बोल रहा तो उसकी आंखों में सब चीज़ें उसके चेहरे से पता चल जाता है। तो मेरी बात ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसे कुछ देर तक ऐसे देखती रही, कुछ सोचते हुए, फिर फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन सी सेड, उसके बाद कहा, आई नो समथिंग ऑफ मिस्टर लॉयड, हाँ मिस्टर लॉयड के बारे में मैं कुछ जानती हूँ, मतलब मैंने उनके बारे में सुना है। आई शैल राइट टू हिम, मैं उन्हें लिखूंगी, इफ़ हिज रिप्लाई एग्रीज विद योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब जो तुमने कहा है, जो बात बताई है, अगर उससे वो एग्री कर जाते हैं, अब वो इसको कॉरोबोरेट करेगी, मतलब मिस्टर लॉयड से पूछेगी कि क्या ऐसा घटा था वास्तव में, मिस्टर लॉयड आप गए थे तो क्या ये जो जेन थी इसे रेड रूम में बंद किया गया था और बाहर आने के बाद वो शॉक में थी, पागल जैसी बदहवास हालत में थी, तो क्या ऐसा था? अगर वो एग्री कर जाते हैं, यू शैल बी पब्लिकली क्लियर्ड, तुम्हें पब्लिकली क्लियर्ड किया जाएगा फ्रॉम एवरी इम्पुटेशन, इम्पुटेशन मतलब वही ब्लेम, जो आरोप तुम पे लगा है, चार्ज लगा है, तो पब्लिकली का मतलब मैं बच्चों के ही सामने ले जाके तुम्हें दोष मुक्त करार दूंगी कि नहीं, तुम्हें जो एक्यूज़ किया गया था वो एक्यूज़, तुमने गलत काम नहीं किया था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोर्ट आपको बरी करता है कि तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, तुम पे जितने आरोप लगाए गए थे वो सब गलत है, तो आप खुशी खुशी बाहर आते हो, तो तुम्हें पब्लिकली, तुम्हें इन आरोपों से मुक्त किया जाएगा। टू मी जेन यू आर क्लियर नाउ, लेकिन मिस टेम्पल ये कहती है कि मेरे लिए तो तुम क्लियर हो, मतलब यू हैव नॉट डन द रॉन्ग, जिसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट दिया गया था, लेकिन ये सबूत अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं पब्लिकली इस चीज़ को कहूँगी। तो
मिस्टर लॉयड जो थे वो क्या होता है कि जब वो रेड रूम से जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो मिस्टर लॉयड जो थे एक प्रकार से डॉक्टरी का भी काम किया करते थे, तो वो कहते हैं कि इसे एक स्कूल में भेज दो तुम। तो मिस्टर लॉयड का ही ये सजेशन था, तो यहाँ पे लाया जाता है लॉर्ड इंस्टीट्यूशन में। जो गेटसेट जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर सिक्किस्ट में। और हाँ, सेमी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि वो वास्तव में जिस स्कूल में गई थी वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, और जैसे मैंने बताया कि उनकी जो सिस्टर थी वो दो सिस्टर तो उसी स्कूल में ही मर जाती हैं ट्यूबरक्लोसिस से। वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, और फिर वहाँ का जो इंचार्ज होता है फिर वो बदला जाता है, फिर वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बहुत मतलब जब सरकार की निगाह में आता है तो फिर वहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव की जाती है। ऐसे ही ब्रोकलहस्ट के साथ भी होता है, आगे चल के नॉवल में पता चलता है कि वहाँ भी ट्यूबरक्लोसिस फैलता है और लोग बीमार होना शुरू होते हैं, तो फिर ब्रोकलहस्ट को वहाँ से हटा दिया जाता है। सिक्किस्ट भी उन्होंने मुझे प्यार से चूमा एंड स्टिल कीपिंग मी एट हर साइड, अपने बगल में उन्होंने ऐसे लगाए रखा। वेर आई वॉज वेल कंटेंटेड, जहाँ पे मुझे बड़ा संतोष महसूस हो रहा था। जब आप अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड महसूस करते हो और ऐसा महसूस करते हो कि जो मैं चाहती थी वो मेरे साथ हो रहा है, तो वो कंटेंटेड है ना, संतोष, उसे सेटिस्फाइड फील कर रही थी। टू स्टैंड, वहाँ खड़ा होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हैप्पी महसूस कर रही थी सी वॉज। शी प्रोसीडेड टू एड्रेस मिस हेलन बंस, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, तो मुझसे बातचीत ख़त्म हो चुकी थी, अब वो हेलन बंस से बात करना चाहती थी। हाउ आर यू टुनाइट, आज टुनाइट तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है हेलन? हैव यू कॉफ्ड मच टुडे, क्या आज तुम्हें कोई ज़्यादा खांसी आई? नॉट क्वाइट सो मच, नहीं उतनी तो नहीं आई। आई थिंक मैम, मुझे लगता है कि मैं ठीक ही हूँ एक प्रकार से। तो देखिए मिस टेम्पल कितनी केयरिंग है, उन्हें मालूम है कि हेलन बंस की तबीयत खराब थी। एंड द पेन इन योर चेस्ट, और तुम्हारे जो सीने में दर्द था वो कैसा है? इट इज़ ए लिटिल बेटर, अब थोड़ा ठीक है। मिस टेम्पल वॉज पेंसिव, पेंसिव मतलब थॉटफुल मूड में, कुछ देर तक सोचते रहना। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक वो विचार करती रही, सोचती रही। देन राउजिंग हर सेल्फ सी सेट चेयरफुली, मतलब राउजिंग मतलब होता है थोड़ा सा एक्टिव होते हुए, जैसे सोच रही हैं फिर थोड़ा सा हरकत में आते हुए। सी सेट चेयरफुली, वो खुश मतलब हैप्पी मूड में उन्होंने कहा, बट यू टू आर माई विजिटर्स टू नाइट। तो उन्होंने सोचा होगा भाई ये लोग आए हैं तो थोड़ा सा इनकी खातिरदारी भी की जाए। बट यू टू आर माई विजिटर्स टू नाइट, लेकिन आज तुम लोग मेरे विजिटर्स हो, मेरे यहाँ आने वाले लोगों में से तुम दोनों हो। आई मस्ट ट्रीट यू एज सच, तो मैं तुम्हें साथ भी वैसा ही बर्ताव करूँगी। मतलब जो मेरे दर पे आया तो मैं थोड़ा सा उनको एंटरटेन करूँगी, उनका हाल चाल लूँगी और चाय पानी पूछूंगी। सी रैंग हर बेल, तो उन्होंने अपनी घंटी बजाई। मिस टेम्पल आस्ट बारबरा टू गेट टी, तो बाबरा जो उनकी मतलब उनको मिली होगी, जो उनके सर्वेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको दिया गया होगा कि भाई बारबरा से वो काम करवाती होंगी। टू गेट टी फॉर ऑल ऑफ अस, कहा कि हमारे सबके लिए चाय लेके आओ। सून बारबरा केम इन विद अ ट्रे, तो बारबरा आई ट्रे। हाउ फ्रेग्रेंट द स्टीम, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित, उसमें से स्मेल आ रही थी। द स्टीम ऑफ द बिवरेज, बिवरेज मतलब ड्रिंक, वैसे पानी पीते हो तो उसको छोड़कर जो भी है, चाय है, कॉफ़ी है ना, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हो तो सब बिवरेज में आ जाएगा। वॉज एंड द सेंट ऑफ द टोस्ट, और टोस्ट भी था साथ में, तो उसकी जो महक थी, और जो बिवरेज जो कॉफ़ी रही होगी, चाय जो चाय आई थी उसकी जो खुशबू थी। तो हाउ एवर टू माई डिस्मे, हाउ फ्रेगरेंट मतलब कितना महक रही थी सारी चीज़ें। टू माई डिस्मे, देखिए टू वंस डिस्मे भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि टू वंस सरप्राइज, मतलब किसी के आश्चर्य की जब हम बात करते हैं, टू वंस डिस्प्ले। और हो सकता है ऐसी सिचुएशन में होता हो जहां आप जो चाह रहे हो उसके अपोजिट कोई चीज़ घटित हो रही हो। टू माई डिस्प्ले फॉर आई वॉज बिगनिंग टू फील हैंग्री, और सच में मेरे मुझे भी मतलब उसको देखने के बाद मुझे भी हंग्री महसूस होने लगा। और वहाँ देखिए जब टोस्ट और कॉफ़ी ला के रखा था हेलन बस ने, तो उसका खाने का मन नहीं था, तो उसे खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि मुझे भूख लग गई। आई डिसर्न, डिसर्न मतलब सॉ, देखने के लिए उस वक्त डिसर्न वर्ड यूज़ होते थे। डिसर्न ओनली ए वेरी स्मॉल पोर्शन, लेकिन मुझे तो वो बहुत छोट मतलब जो टोस्ट वगैरह था वो बहुत थोड़ी मात्रा में नज़र आया। मिस टेम्पल डिसर्न इट टू, मिस टेम्पल ने भी उसे देखा कि टोस्ट तो बहुत कम है। मेरे ख्याल से चाय और कॉफ़ी जो है वो सिर्फ आई होगी मिस टेम्पल के लिए, क्योंकि वहाँ के रूल्स होंगे ना उस हिसाब से, और यहाँ पे इन दोनों को एडजस्ट करना है। एज बाबरा विड्रू, विड्रू को मतलब जैसी आई थी वैसी पीछे कदमों से चली गई। सी एडेड स्माइलिंग, तो वो मुस्कुरा कर बोली। फॉर्चुनेटली मतलब लकीली,
ये किस्मत की बात है। आई हैव इट इन माई पावर, ये मेरी पावर में है, मतलब मैं आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, मतलब मैं ये कर सकती हूँ। इट इज़ इन माई पावर टू सप्लाई डिफिशेंसीज, डिफिशेंसीज का मतलब होता है कमियाँ, सप्लाई का मतलब होता है यहाँ पूरा करने से मतलब है कि ये मेरी पावर में है, मतलब ऐसा मैं कर सकती हूँ कि जो कमी है उसको पूरा कर सकती हूँ। फॉर दिस वंस, कम से कम एक बार तो अभी कर सकती हूँ। कहने का मतलब ये है कि टोस्ट कम है तो क्या है, मैं मेरे पास है, मैं मेरे पास जो भी है मैं अभी उसको ऐड कर कर हम तीनों के लिए व्यवस्था बना सकती हूँ, फ़िलहाल बना सकती हूँ। दिस वंस, अभी के लिए। व्हाट डज दिस टेल यू, अभी के लिए का मतलब ये हो गया कि मतलब अभी मैं यूज़ करूँगी तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो कल फिर आ जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास है कि मैं कर सकती हूँ। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट मिस टेम्पल्स पोजीशन इन द स्कूल, उनकी पोजीशन के बारे में क्या पता चलता है? उनकी पोजीशन के बारे में पता चलता है सुपरिटेंडेंट वो थी ही। इसके अलावा शी हैड द पावर टू आस्क फॉर टी एंड टोस्ट फॉर अ विजिटर्स, तो शी वॉज इन ए कमांडिंग पोजीशन। हैविंग इन्वाइटेड हेलेन एंड मी टू अप्रोच द टेबल, तो टेबल पे उन्होंने बुलाया, अप्रोच मतलब वहाँ पे बुलाया कि वहाँ टेबल पे पहुँचो। एंड प्लेसिंग बिफोर ई, बिफोर मतलब हमारे सामने, बिफोर मतलब पहले नहीं है, सामने, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर मतलब इन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ अस अ कप ऑफ टी, तो उन्होंने जो है कप ऑफ टी रखा विद वन डिलीशियस, स्वादिष्ट बट थिन मॉर्सल, थिन मतलब पतला सा, मॉर्सल का मतलब आप खाना खाते हो ना हाथ से, तो जो वो आप ले गए हो वो मोरसल है, कवर, खाने के कवर को मोरसल कहते हैं। आप टोस्ट, तो टोस्ट का पतला सा टुकड़ा वहाँ पे रखा। मिस टेम्पल टुक आउट अ गुड साइज्ड सीड केक, तो ये भाई केक का प्रकार है, तो अच्छा खासा बड़ा सा केक उन्होंने निकाला। एंड प्रोसीडेड टू कट जनरस स्लाइसेस, देखिए प्रोसीड का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, जनरस का मतलब हो गया उदार। देखिए मीनिंग मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मतलब मोर देन इनफ, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, दिल खोल कर, मतलब जो ओपन फीलिंग के साथ दूसरों की कद्र भी करता हो, दूसरों की सुनता भी हो, और जब कोई चीज़ देने की बात आए तो कंजूसी ना दिखाए हो, जनरस। तो जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा स्लाइस काटे उसमें। इससे पता चलता है कि जो मिस टेम्पल थी वो समझ रही थी कि बच्चियों को देना है, खिलाना है तो खुल के खिलाना है। स्लाइसेस मैंने टुकड़े। वी सेटिस्फाइड ऑफ फैमिस्ड एपिटाइट्स, फैमिस्ट का मतलब होता है वेरी हैंग्री, एपिटाइट मतलब भूख। अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड ऐसा चाहिए भूख के लिए तो एपिटाइट। तो जब आप मुझे भूख कम लगती है तो आई हैव वीक एपिटाइट। ऑन द डेलिकेट, यहाँ पे जो डेलिकेट का मतलब ये है, वैसे डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, नरम, मुलायम, पर यहाँ पे डेलिकेट का मतलब है स्वादिष्ट। फेयर का मतलब यहाँ पे है फूड। मैं यहाँ पे रेड कलर में अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ये जो कलरिंग है यहाँ पे वो ठीक से वर्क नहीं कर रही। एंड लिबरली सप्लाइड, लिबरली वही जनरसली, मतलब खुल कर हमें सप्लाई किया गया, हमें दिया गया। भाई इनका बड़ा अच्छा टाइम है कि टीचर इतना खुलकर इनकी अच्छी बातें की, और ये भी कह दिया कि मेरे तरफ से तो तुम क्लियर हो, मतलब तुमने गलत नहीं किया। फिर खिला पिला भी रही हैं, खुलकर खिला पिला रही हैं। अगर दब के खिलाती पिलाती और जनरस और लिबरली ना करती तो बच्चे भी महसूस करते कि यार दबा दबा सा है ना। तो ये इनके लिए अच्छा टाइम था। आफ्टर टी वॉज ओवर, जब चाय वगैरह सब हो गए, द ट्रे हैड बी रिमूव, ट्रे मिस बारबरा आई होंगी, ले गई उठा के। मिस टेम्पल अगेन समोन, मिस टेम्पल ने बुलाना मतलब बुलवाना, अस टू द फायर, आग के सामने हम लोगों को बुलवाया। जब ठंडी के मौसम में जो फायर प्लेस है ना, ये पुराने घरों में इस तरह से बनाया जाता था। और जहाँ पे ठंडी वाले इलाके हैं जैसे रशिया वगैरह हो गया, जो साइबेरियन इलाके हैं, कोल्ड इलाकों में ये होता है। लकड़ी वगैरह जलती रहती थी, पूरा कमरा कमरा गर्म रहता है। अब तो इलेक्ट्रिसिटी है तो हीटर वगैरह रहता है, लेकिन पहले इसी से काम चलाया जाता था। वी सैट ऑन ईच साइड ऑफ हर, तो हम लोग एक इस तरफ, इन मिस टेम्पल के एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरह से बैठ गए। एंड नाउ कन्वर्सेशन फॉलोड बिटवीन हर एंड हेलेन, तो वो और हेलेन बात कर रहे थे, है ना, इससे बात कम हो रही थी। हेलेन थोड़ा सा समझदार नहीं होगी और पुरानी स्टूडेंट थी, लेकिन हेलेन के साथ भी मैं आपको बताऊं, सी आल्सो डाइड 10 ईयर्स की एज में ही। वो मतलब ज़्यादा लंबा समय वो भी नहीं जी पाई, और शी आल्सो डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा है। और जो इसकी फास्ट फ्रेंड थी वो भी चल बसी थी।
जो बीमारी फैलती है उसी में ये मरती है। और मिस स्क्रैचर्ड मैंने बताया था, इसको बड़ा पनिश करती थी। इट वॉज इंडीड अ प्रिविलेज टू बी एडमिटेड। तो उन्होंने कहा ये तो प्रिविलेज का मतलब, यहाँ पे वैसे तो प्रिविलेज का मतलब होता है कि विशेषाधिकार, मतलब जो लोगों को राइट मिले होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही राइट आपको मिले तो वो प्रिविलेज होता है आपका। तो यहाँ लेकिन प्रिविलेज का मतलब तो सौभाग्य, मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मैम के साथ हूँ और इतनी अच्छी बातें सुन रही हूँ। मैम ने खिलाया पिलाया हमें, है ना, मेरी बातों को सुना। तो कृपा जो है ना, ये कृपा को ही यहाँ पे प्रिविलेज कहा गया है कि मैम हैज़ बीन सो गिवन अस सच एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद हर इन। तो इस तरह से प्रिविलेज कि बहुत ही उन्होंने हमें अच्छा वक्त बिताने का समय दिया। टू बी एडमिटेड टू हियर सच अ कन्वर्सेशन, तो वो इसलिए प्रिविलेज महसूस कर रही है कि एडमिट मतलब यहाँ पे शामिल करना, है ना। और टू हियर के इस तरह की बातचीत सुनने के लिए मुझे मेरी मौजूदगी वहाँ पे जो बनी हुई थी, आई वॉज प्रेजेंट देयर, तो मुझे इन बातों में शामिल करना, मैं सुन रही थी, एक प्रिविलेज था। मतलब वो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि देखिए वो रिलीजियस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला स्कूल था और बच्चों को उसी हिसाब से पाल पोस के बड़ा भी किया जाता था। वहाँ पे उस तरह से टीचिंग दी जाती थी, सिंपल लिविंग की बातें बताई जाती थी। तो कुछ इस तरह की बातचीत हो रही होगी और अच्छी अच्छी बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि आई एम प्रिविलेज्ड टू बी अलाउड देयर टू बी प्रेजेंट एंड लिसन एंड हियर सच कन्वर्सेशन। द कन्वर्स्ड ऑफ थिंग्स, वो बातें कर रहे थे चीज़ों के बारे में, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ, जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, इसीलिए मतलब नेवर हर्ड ऑफ। वाट स्टोर्स ऑफ नॉलेज, कितना ज्ञान था इनको। दे पजेस्ट, पजेस्ट का मतलब उनके पास वो चीज़ थी, पजेस्ट का मतलब टू ओन दोज थिंग्स, आपके पास वो चीज़ होना, यानी आप पजेस करते हैं किसी चीज़ के, आप मालिक हैं तो आप उसको पजेस करते हैं। व्हेन द बेल अनाउंस्ड बेड टाइम, जब सोने का समय हो गया, मिस टेम्पल एम्ब्रेस्ड अस, मिस टेम्पल ने हमें अपनी बाहों में दोनों को लिया, प्यार किया, सेइंग एज शी ड्रू अस टू द हार्ट, अपने दिल तक मतलब सीने से लगा लिया। गॉड ब्लेस यू माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रहे। आफ्टर अ वीक आफ्टर दिस मिस टेम्पल हु हैड रिटर्न टू मिस्टर लॉयड रिसीव्ड हिज आंसर, तो मिस्टर लॉयड का जवाब ववाब आया और मिस टेम्पल हैविंग असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब इकट्ठा करना, जैसे आप मॉर्निंग असेंबली होती है आपकी, पूरे स्कूल को उन्होंने इकट्ठा किया, अनाउंस किया दैट एन इंक्वायरी हैड बीन मेड, इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल बैठाई गई थी, जांच बैठाई गई थी, जांच पड़ताल की गई इनटू द चार्जेस, जो आरोप लगाए गए थे, जो ब्लेम लगाए थे मिस्टर ब्रोकोलस ने। अलेज्ड वर्ड, जब आप बस कह देते हो किसी ने कोई गलत काम किया पर सच हमें पता नहीं होता, उसे हम कहते हैं एलिगेशन, कहते हैं अलेज। ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर वगैरह में और न्यूज़ में सुनने को बहुत मिलेगा, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तथा कथित तौर पे, मतलब ऐसा कहा गया है बट वी डू नॉट नो द ट्रुथ। तो इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, बोले गए थे, बोलकर आरोप लगाए गए थे, उनकी जांच पड़ताल हुई। बिन अगेंस्ट मी, वो जेन बता रही हैं कि मैडम ने इकट्ठा किया और मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, है ना, असेंबली करके, एंड दैट शी वाज मोस्ट हैप्पी टू बी एबल टू प्रोनाउंस, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रोनाउंस का मतलब इस चीज़ को पब्लिकली बोलते हुए, पब्लिकली आप कोई चीज़ बोलते हो, कोई चीज़ घोषित करते हो कि लोगों सुनो सुनो, तो वो प्रोनाउंस है। एंड कम्प्लीटली क्लियर्ड फ्रॉम एवरी चार्ज, मुझे हर चार्ज से बरी कर दिया, दैट इज़ पब्लिकली स्टूडेंट्स के सामने, पूरे स्कूल के सामने, खाली उनकी क्लास के बच्चे नहीं थे, कि जो भी आरोप लगाए गए थे मिस्टर ब्रोकोलस ने लगाए थे, सी इज़ नॉट अ लायर, सी इज़ नॉट अ विकेट, इस तरह से चीज़ें। द टीचर्स देन सूक हैंड्स विद मी, और जो टीचर्स वहाँ खड़ी थी सबने मेरे साथ हाथ मिलाया, एंड किस्ड मी, मुझे प्यार से किस किया, एंड अ मर्मर ऑफ प्लेजर, मतलब लोग आपस में मतलब भुन भुन करके, मतलब बहुत धीमी आवाज़ में बातचीत करना शुरू कर देते हैं ना, खुसखुसाहट। प्लेजर मतलब खुशी, हैप्पी टाइम। रैन थ्रू द, रैन थ्रू का मतलब फैल गया। रैंक्स ऑफ माई कंपेनियन, रैंक्स का मतलब ये हो गया कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का ग्रुप था, जो साथी थे, कंपेनियन मतलब साथी, तो मेरे साथियों के बीच में, इन द ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स, सब बहुत खुशी महसूस कर रहे थे कि देखिए जब आपको लोग चाहते हैं ना, तो आप, जब आपके ऊपर कुछ गलत होता है ना, तो वो भी बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं, और जब आप उस दुख से बाहर आते हो तो सब लोग हैप्पी महसूस करते हैं। इंडिया की टीम खेल रही होती है, जब इंडिया की टीम अच्छा नहीं खेल रही होती है, आपको लगता है मैच हार जाएगी, कितना दुखी होते हैं, लेकिन जब इंडिया की टीम जीतने की हालत में होती है, कितना हम खुशी हो जाते हैं, जब हम लाइक करते हैं तब होता है।
दस रिलीव्ड ऑफ ए ग्रीवस, ग्रीवस मतलब बहुत दुखदाई, पेनफुल, लोड मतलब भार, ये जो आरोप का भार मेरी खोपड़ी पे पड़ा हुआ था कि मैं झूठी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं अनग्रेटफुल हूँ, जब वो हट गया तो बहुत लाइट महसूस होता है। तो वो रिलीफ का मतलब होता है रिलैक्स फील करना, राहत महसूस करना। जब आपको किसी से मुक्ति मिल जाती है, जैसे मान लीजिए संडे को ही आप रिलीफ महसूस करते हो क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना, है ना? तो मतलब किसी कार्य से आपको छूट मिल जाए, किसी आरोप से आपको बरी कर दिया जाए, किसी लोड को आपके ऊपर से हटा दिया जाए, तो यू फील रिलीफ। बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, जब आप दवा खा लेते हो आपको राहत मिल जाती है, आराम महसूस होता है, रिलीफ। आई फ्रॉम दैट आवर, उस पल से ही, उस घंटे से ही जब ये मुझे पब्लिकली एब्जॉल्व किया गया, चार्जेस से मुक्त किया गया, तो मैंने बहुत ही राहत की सांस ली और फिर सेट टू, जुट गई वर्क अफ्रेश, नए ढंग से एक नई शुरुआत उस स्कूल में करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे, देखिए वो जो शुरू में उसने कहा था कि मैं क्या फिर कभी इस सिचुएशन से निकल पाऊंगी, एवर राइज मोर, तो वो सिचुएशन बन गई थी। शी वॉज रेडी टू राइज फ्रॉम दिस सिचुएशन। आई टॉयल्ड हार्ड, टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क करना, एंड माई सक्सेस, तो मैंने कड़ी मेहनत की, एंड माई सक्सेस वाज प्रोपोर्शनेट टू माई एफर्ट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि एक प्रकार से किसी किसी की वजह से ठीक वैसा ही कोई चीज़ और घटित हो रही है तो हम आप प्रोपोर्शनेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसमें 2 2 से जुड़कर एक टेबल बन रहा है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ घटाई और कोई चीज़ घटाई और उतने में कोई चीज़ बढ़ गई, मतलब जैसे उदाहरण के लिए 2 रुपये किलो आलू है, तो आपने 1 किलो आलू खरीदा। अब जब आप 2 किलो आलू खरीदोगे तो आपको 2 की बजाय 4 रुपये देना पड़ेगा। 3 किलो आलू खरीदोगे तो आपको 2 की बजाय 6 रुपये देना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे आलू की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो उसी हिसाब से वो आपको दाम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा। तो एक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मेरी सफलता थी वो मेरे मेहनत के हिसाब से थी। जितना मैं मेहनत कर रही थी उतनी मुझे सक्सेस मिल रही थी। कम मेहनत करोगे कम सक्सेस मिलेगी। तो वो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बैठता है जो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि सीधा संबंध, जितनी मेहनत उतनी सफलता। टू माई एफर्ट्स, तो मेरी सक्सेस मेरे एफर्ट्स के हिसाब से थी। मैं ज़्यादा एफर्ट करती थी मुझे ज़्यादा सक्सेस मिलती थी, और ऐसा होता ही है। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आई वॉज प्रोमोटेड टू ए हायर क्लास, मुझे और आगे क्लास में भेज दिया गया। दैट नाइट, उस रात, ऑन गोइंग टू बेड, अभी उस रात का मतलब ये हो सकता है कि जब वो हायर क्लास में पहुंच गई तब की बात है, लेकिन मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ यही लगा रहा हूँ कि उस रात जब वो मिस टेम्पल के कमरे से लौट के आई होगी तब की बात। ऑन गोइंग टू बेड, जब मैं बेड पर गई सोने के लिए, आई फॉरगॉट टू प्रिपेयर इन इमेजिनेशन, तो मैं भूल गई। इमेजिनेशन का मतलब होता है जब सिर्फ आप कोई चीज़ काम सोचते ही हो, वो रियल में हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। द बॉमिसाइड सपर, देखिए बॉमिसाइड का मतलब इमेजनरी है। बॉमिसाइड ये सलमान रश्दी की जो स्टोरी है तो उसमें से लिया गया है, शायद अरेबियन नाइट्स की स्टोरी में से है। तो बॉमिसाइड का मतलब होता है कि आप सोच में ही, उसमें ये होता है कि सोच में वो किसी को इनवाइट करता है, उसे पार्टी देता है, मतलब सोच में झूठ मूठ का ही, मतलब कुछ रियल में कुछ भी नहीं है। ऐसे हम ये कहें कि लो तुम्हें मैं गुलाब का फूल दे रहा हूँ और सिर्फ उंगली से इशारा कर रहा हूँ और आप भी कह रहे हो लाओ मैं ले लेता हूँ तो बर्मीसाइड का मतलब नॉट रियल, इमेजनरी। और बर्मीसाइड का रियल मीनिंग तो इस तरह से होता है कि कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन ओनली इमेजिनेशन। तो आप सोच रहे हो कि आप घर में बैठे हो और आपको मन कर रहा है कि मेरे सामने खूब सारी जलेबी आ जाए खाने के लिए, और आ भी गई खूब सारी, खूब खा भी रहे हो, बस इमेजिनेशन में ही, वो रियल में नहीं है। तो खूब ज़्यादा तादाद में बट इन इमेजिनेशन में, रियल में नहीं, बॉमिसाइड। तो उस दिन मैं जो है अपनी इमेजिनेशन में, और जो बॉमिसाइड सपर का मतलब ये समझ लीजिए डिनर, है ना, रात का भोजन आपका सपर भी कहलाता है। जो भी आप आखिर में खाते हो वो आपका सपर ही होता है। तो उस दिन रात को मैं भूल गई अपनी इमेजिनेशन में बॉमिसाइड सपर, मतलब अब देखिए यहाँ पे बॉमिसाइड सपर से आप देखिए सिंपैथी फील करिए कि वहाँ पे उसको ठीक से भोजन वोजन नहीं मिलता रहा होगा तो अपनी सोच में वो सारी चीज़ें खाती पीती रही होगी। ऑफ हॉट रोस्ट पोटैटोज़ और वाइट ब्रेड, फ्रेश मिल्क। तो
जब मैं बिस्तर पे जाती थी, सोती थी, तो सोच में सफ़र, बढ़िया-बढ़िया भोजन, सोच-सोच में मिल्क है मेरे सामने खा रही हूँ, पोटैटोज़ हैं भुने हुए हैं, जो कुछ भी उसको अच्छा लगता है वो सब कुछ सोचती थी, मुझे मिल रहा है। डे ड्रीमिंग तो नहीं कहेंगे, रात को सो रही है, जगते-जगते सपने देखने को डे ड्रीमिंग कहा जाता है। तो सारी चीज़ें बेचारी सोचती थी। जब आपको रियल में मिलेगा तो आपको सोचने की क्या ज़रूरत है? जो आप करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, उसे तो सोचते हो, या जो आपको करना है उसे सोचते हो। तो वो सब मैं भूल गई। क्यों भूल गई आप समझ गए? क्योंकि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिस टेम्पल ने दिया था, खिलाया-पिलाया था। अब उसे वो सब अच्छा-अच्छा चीज़ खाने को मिल गया था जो कभी सोचती थी। विद व्हिच आई वाज़ वांट टू मतलब होता है आदत होना, मतलब मुझे आदत थी बर्मिसाइड सफ़र की इमेजिनेशन में। अम्यूज़ का मतलब होता है जब हम अपना मन बहलाने के लिए जो कुछ करते हैं, या कोई चीज़ हमारा मन बहलाए तो अम्यूज़मेंट या अम्यूज़िंग कहलाती है। तो मैं अपने आप का मन इसी तरह बहला लिया करती थी, सोच में ही अच्छी-अच्छी चीज़ों को, खाने-पीने चीज़ों को देखकर, खा-पी के सोच में ही। माई इनवर्ड क्रेविंग्स का मतलब होता है अंदर से उठने वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, काश मुझे ये चीज़ मिल जाए। क्रेविंग, यू क्रेव फॉर दैट। अब घर में आप अपनी क्रेविंग्स को माँ-बाप को बताते हो, माँ-बाप पूरा कर देते हैं। मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल ले आए। आज मम्मी मन कर रहा है कि पूड़ी बना दो, खीर बना दो, मम्मी ने बना दिया, है ना? तो क्रेविंग्स, लेकिन यहाँ पर तो बेचारी अनाथ है, और ऐसे स्कूल में जहाँ पे ब्रोकलहर्स्ट जैसे लोग थे, तो शी वॉज़ इन द हैबिट ऑफ कि जो उसके अंदर से उठने वाली जो क्रेविंग्स थी कि मुझे ये मिल जाए, तो इमेजिनेशन में उनको पूरा करती थी। इंस्टेड, बल्कि आज, मतलब ये इसका ये हैबिट थी। लेकिन आज की रात, मतलब उस रात जिस दिन वो मिस टेम्पल के कमरे से लौटी थी, तो इंस्टेड मतलब ये सब करने की बजाय फीस्टेड ऑन द स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब नज़ारा, दृश्य ऑफ फ्रीली पेंसिल्ड हाउसेस। तो फीस्ट का मतलब होता है, वैसे तो फीस्ट का मतलब होता है भोज का आनंद लेना। जब आप पार्टी में जाते हो, न्योते में जाते हो, खूब मस्ती में खूब सारा खाते पीते हो, खूब सारा भोजन वगैरह रहता है, तो वो फीस्ट है। तो उस दिन यहाँ पे भोजन करने की बात नहीं हो रही है। मैं इमेजिनेशन में जो फीस्ट करती थी, आज मैं फीस्ट कर रही थी उन दृश्यों पे, उन स्पेक्टेकल, मतलब जो नज़ारा अच्छा लगे देखने में, उसे स्पेक्टेकल कहते हैं, ब्यूटीफुल। ऑफ फ्रीली पेंसिल्ड हाउसेज मतलब ऐसे ही रफली, मतलब अपने फ्री हैंड से जो घर बनाए गए हों पेंसिल से, मतलब उसे ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा पसंद थी ना। एंड ट्रीज़, पेड़ बने हुए हैं, घर बने हुए हैं पेंसिल से, पिक्चरेस्क रॉक्स, और रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। पिक्चरेस्क का मतलब जैसे आपको पिक्चर्स दिखती हैं किसी एल्बम में, किसी चार्ट में, किसी कैनवस पे, है ना? तो दूर से देखने में वो पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, प्रिटी लुक, वो पिक्चरेस्क लुक होती है। तो मैं इमेजिनेशन में क्या देख रही थी? पेंसिल के बने हुए घर, रॉक्स, ऐसे-ऐसे सुंदर-सुंदर दृश्य, उनका आनंद उठा रहे। फीस्ट का मतलब आई वाज़ एन्जॉयिंग दिस, नॉट द बर्मिसाइड सफ़र ऑफ इन इमेजिनेशन एंड रूइंस एंड एग्ज़ामिन्ड। तो रॉक्स एंड रूइंस, रूइंस का मतलब ये होता है कि भाई कुछ पत्थर टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, है ना? बिखराव है। एग्ज़ामिन का मतलब बहुत नज़र से मैं उन चीज़ को एग्ज़ामिन कर रही थी, गौर कर रही थी। इन थॉट, सोच में अब ये सब आ रहा था। द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग द फ्रेंच स्टोरी विच मैदाम फेरट हैड शोन मी दैट डे। तो उस दिन मतलब जिस दिन की बातचीत हो रही है, जिस दिन उसको ब्रोकोलस ने पनिश किया था, तो उस दिन जब मैदाम पेरट का जब पीरियड रहा होगा, तो उन्होंने, क्योंकि फ्रेंच भी सीखना चाहती थी, तो उन्होंने कोई फ्रेंच स्टोरी जो मैडम पेरट ने दिखाई थी, तो उसको वो ट्रांसलेट करने की कोशिश, मतलब क्रिएटिव थी आज, ड्राइंग का एंजॉय कर रही थी। घर, पिक्चरेस्क रॉक्स, और जो भाई रूइंस, और उनको सबको देख रही थी, और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि जो फ्रेंच स्टोरी मैडम पेरोट ने दिखाई है, क्या मैं उसे ट्रांसलेट कर सकती हूँ। मतलब ट्रांसलेट करने का मतलब ये है कि भाई मुझे ठीक से समझ सकती हूँ, और क्या उस स्टोरी के बारे में और कुछ अपने ढंग से सोच सकती हूँ, वो सब चीज़ें। मतलब शी वाज़ हैप्पी, शी वाज़ क्रिएटिव। आज उसे खाने पीने के बारे में, इमेजिनेशन में फीस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। शी वाज़ फीस्टिंग ऑन ड्राइंग एंड फ्रेंच स्टोरी। और ऐसा ही होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक चेंज जेन? आपको क्या लगता है कि जेन में बदलाव क्यों आया? यस, द लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड, एज वेल एज शी वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल द चार्जेस दैट ब्रॉट चेंज। हेलन बंस का साथ भी, उसकी जो जो टीचिंग्स थी, जो उसने सिखाया समझाया, उसकी वजह से भी
एक होप उसके अंदर जागी कि ब्रोकल हस्ट हैं तो क्या हो गया, देयर आर मैनी टीचर्स हु लव मी। और जो फ्रेंड्स का जो रिस्पॉन्स था जब उसे क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस किया जाता है तो दे वर सो एक हैप्पीनेस रैन थ्रू द रैंक्स ऑफ हर कंपेनियन। तो सारी चीज़ें लगा कि द पीपल लव मी, पीपल लाइक मी, है ना, दे एडमायर मी। जो कह रही थी कि अगर मुझे ये ना मिले तो मैं तो मर जाना पसंद करूँगी, और मुझे मिले तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अपनी हड्डी तक तोड़वाने को तैयार हूँ, मुझे पनिश करो लेकिन वो मुझे प्यार करो। तो वो चीज़ें उसे मिली, उसकी हिम्मत बढ़ी, ऑल दीज थिंग्स चेंज जेन। और मैडम ने भी कहा था यू कंटिन्यू डू। और यहाँ पे ये है कि आई वुड नॉट नाउ हैव एक्सचेंज का मतलब अदल बदल करना, लाउड विद ऑल इट्स प्राइवेशंस। देखिए प्राइवेशंस का मतलब होता है कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनके बिना आपका जीवन चल नहीं सकता वो भी आपसे ले लिया जाए तो प्राइवेशन की व्यवस्था अवस्था वो होती है। तो कमियों भरा जीवन, अभाव वाला, लैकिंग, शॉर्टेजेस, यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ बेसिक थिंग्स। तो प्राइवेशंस ऑफ गेट सेट, देखिए गेट सेट वो जगह है जहाँ वो रहती थी, मतलब घर में वो रहती थी, वो गेट सेट हो गया। लाउड जहाँ वो पढ़ रही है, यहाँ पे भी उसे कमियाँ नज़र आ रही थी, है ना। और गेट सेट में सब चीज़ थी, लग्जरी थी, बट उसे उसमें शामिल नहीं किया जाता था। भाई अब गेट सेट तो उसका घर था, है ना, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं रही होंगी वो यहाँ तो लाउड में थी नहीं। तो इसलिए वो यहाँ पे ये कह रही है कि आई वुड नॉट नाउ हैव एक्सचेंज लाउड विद ऑल इट्स प्राइवेशंस। अब मुझे लाउड छोड़ने की मन में बात नहीं आएगी। लाउड में कितनी भी कमियाँ हों, मेरी ज़रूरतें ना पूरी होती हों, लेकिन जो इतना प्यार अपने फेलो पीपल्स का, टीचर्स का, इतना कुछ पा के अब मैं लाउड की कमियों की, उसके प्राइवेशंस के बावजूद भी, उस चीज़ों के शॉर्टेज के बावजूद भी, अभावों के बावजूद भी, जो मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल रहा उसके बावजूद भी गेट सेट के लिए लाउड मुझे छोड़ने की ज़रूरत अब नहीं है, नहीं छोड़ना पड़ेगा। एंड इट्स डेली लग्जरीज, कहने का मतलब ये है कि गेट सेट में लग्जरीज है, लाउड में प्राइवेशंस है, मतलब प्राइवेशंस लाउड और लग्जरीज गेट सेट। तो मैं गेट सेट दोबारा नहीं जाना चाहूँगी लग्जरीज़ के लिए, बल्कि लाउड में ही रहना चाहूँगी उसके प्राइवेशंस के साथ। यानी अब उसका लाउड में मन लगने लगा, मैं रहूँगी यहाँ पे। एंड यू नो, जस्ट बिकॉज सी गॉट द स्ट्रेंथ फ्रॉम द लव एंड अफेक्शन एंड द फ्रेंडलीनेस ऑफ पीपल्स एंड टीचर्स। तो ये होता है, आप डायलॉग रखिए, लोगों के प्रति प्यार दिखाइए। हैट्रेड से, डिसलाइक से लोग आपसे अलग होते हैं, है ना। थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए, फिर आप देखिए आप दुखी होगे तो पूरा क्लास आपसे पूछेगा। और अगर इसका अपोजिट आप बिहेव करोगे तो जब आप दुखी होगे तो सारा क्लास मन ही मन खुश होगा, भले आपसे पूछेगा क्या हुआ, और मन ही मन खुश रहा होगा बहुत बढ़िया हुआ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ लिबरल, हाउ जनरस यू आर इन योर फीलिंग्स। छोटी छोटी बातों को लेके आप नाराज़ होकर लोगों से कट्टी तो नहीं कर लेते हो। तो ये बाकी ये पूरी की पूरी नावल है, आगे चल के वो फिर टीचर भी बनती है, फिर वो गवर्नेंस भी बनती है, और किस प्रकार से वो अपनी इंडिपेंडेंट फीलिंग को लेकर आगे चलती है। और लास्ट में जब वो मैरिज भी करती है, और मैरिज प्रपोजल उसको मिलता है जहाँ पे गवर्नेंस बनती है, तो वो सब मैरिज नहीं करती है। बाद में फिर उसे पता चलता है कि उसे हेरिटेज में, विरासत में काफ़ी पैसा वैसा भी उसके हाथ में छोड़ के कोई गया है, मतलब उसके रिलेशन में गए हैं। तो फिर वो उसे जब उसे मिलता है तो धनी भी हो जाती है, तब जाके वो लास्ट में अपने प्यार से, मतलब whom she loved, she मैरिड। लेकिन तब जब वो एक ज़मींदार होता है, वो एक प्रकार से अरिस्टोक्रेट होता है, उस लेवल पे आ चुकी होती है, बराबरी पे, देन शी मैरिड। और उसकी एक आँख की रोशनी भी जा चुकी होती है, मतलब आँखों की रोशनी भी जा चुकी होती है, तब वो मैरिज करती है। हालाँकि अंत में जब उनकी चाइल्ड बर्थ की बात आती है तब तक रोशनी लौट चुकी होती है, एक आँख की थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ऐसी है लास्ट में, तो एंडिंग भी ठीक है, बट सी डिड नॉट कंप्रोमाइज़ विद द फीलिंग्स। तो वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन है। जेन एयर आप नावल पढ़े हो कि ज़रूर पढ़िए, इसकी फ़िल्म देखिए और महसूस करिए कि जेन एयर नावल का उस वक्त क्या रिएक्शन लोगों के बीच में रहा होगा। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया था कि हाउ फ्रीली अ वुमेन कैन थिंक ऑफ, और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिखा है, सारी चीज़ें थी, बट तब की सिचुएशन अलग थी। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इनके सबके आपको सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे
फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर भेजिए, मैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हेयर एंड आई होप कि ट्यूटोरियल वुड हैव हेल्प्ड यू। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन गुड बाय।